जब आपका को पायलट बिल्कुल लॉस्ट हो गया था? आप इमेजिन करिए आज की जेनजी जनरेशन से भी ज़्यादा जेनजी, आई एम गोना फ्लाई टुडे विद यू। मैं कहा और है सर, वेलकम वेलकम भाई वेलकम। न्यूक्लियर बॉम्ब फट के एक मशरूम बनता है ना, वैसा थंडर स्टॉर्म। तो सबसे पहले उसने इंस्ट्रूमेंट चेक किए, उसने देखा कि अरे तो एक साइड का इंजन गया, इंजन फेल। बड़ी सारी एयरलाइंस कई सारे होटल्स को ब्लैक लिस्टेड कर देती हैं कि वहाँ पे उनके पायलट्स को और क्रू को भूत प्रेत दिखते हैं। तो उसने हमको बोला कि देखो कोई भी दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोएगा। तभी के तभी मैंने देखा कि बाहर से आवाज़ आई भागते भागते, और हमारे कैप्टन बॉक्सर पे इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए, सौरभ सौरभ ओपन द डोर, सौरभ सौरभ व्हाई डिड यू लॉक इट। तो एक बार फ्लाइंग सिखाते सिखाते उन्होंने मुझे कहा कि बेटे सौरभ, आज तेरे को मैं एक नया लेसन सिखाता हूँ। कह रहे आज हम दोनों जहाज को लैंड करेंगे बेटे बिना हाथ पैर लगाए। अब हम 500 फीट से शुरू हुए, कह रहे हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे पैर भी पीछे कर ले। मैं कहा हाँ जी पैर भी पीछे कर ले। हम दोनों बैठे हुए हैं ऐसे। तो सर ने एक कड़ा कंट्रोल और 4 दिए मेरे थप्पड़। आपको भी कभी जिन चुड़ैल भूत दिखे होंगे। तो हमारी कॉल चल रही थी, रात के 12-1 बजे हुए, मैं फ्लाइंग से वापस आ चुका था। 10 मिनट मुश्किल से हुए हैं, मेरी फियांसे मुझे कहती ये पीछे राहुल है क्या। 2 मिनट बाद फिर बोली कि नाउ यू आर लाइंग। वो पीछे से बीच में से आके जा रहा है एंड सडनली शी सेज नाउ डोंट जोक विद मी। पीछे कोई है जो तुम्हारे को बार बार बुलाना चाह रहा है। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। सौरभ एंड आपके लिए तो अभी मैं क्या बताऊं, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं जी। तो फैमिली फ्रेंड्स। बट मैं सर को बता रहा था कि सर मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, उसको बुलाते हैं एंड वो पूरे पॉडकास्ट में हंसाता ही रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मैंने आप लोगों की कहानियां सुनी है, मैं खुद हंसता हूँ उनसे सुन सुनकर। हम तो बड़ी सीरियस लोग हमें बड़े हल्का ले रहे हैं सर बाहर जाके। नहीं, वीडियो के अलावा जो आप लाफ्टर राइट देते हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद इन्फ्लुएंस होता हूँ कि यार अगर जिंदगी जीनी है तो इसे जिंदा दिली हंस खेल के जीनी चाहिए। मुश्किलें तो आती रहेंगी, किसके जीवन में मुश्किलें नहीं है। तो फ्लाइंग छोड़ दो, आ जाओ फिर हम यहाँ पे फिर हमारी कहानियां कम हो जाएंगी ना। हम लाफे चैलेंज शुरू कर देते हैं। आप ग्राउंड लेवल से कहानियां लेके आओ, बॉर्डर पार से, मैं ऊपर से हवा की कहानियां लेके आता हूँ, फिर मिक्स करके जो है बैठ के हंसेंगे। या इनफैक्ट वेलकम सौरभ। एंड अभी हम बात कर रहे थे तो इतने अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स निकल रहे थे, वी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन कि सब रिकॉर्ड करके अपने वी मस्ट शेयर इट विद आवर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो छोटा सा पहले सवाल से कि ये फ्लाइंग कैसे शुरू हुई आपकी लाइफ में? तो सर जैसे मैंने आप तो बिल्डरों वाली फैमिली से। दिल्ली के जाट हैं। तो मेरे फादर साहब का प्लान तो यही था, लेकिन बचपन से जो मैं देखता आया ना उनको कि यार अगर एक जगह पे काम शुरू हो गया है तो 10 महीने रोज सुबह से शाम जाके उसकी हर दिन ईंट पे ईंट लगते हुए देखो। 8-10 महीने आप सिर्फ उसी साइट पे जा रहे हो, धूल मिट्टी में बैठ के, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती आप वहीं अटके हुए हो। और मेरा मन करता था मूवीज और कार्टून्स देख देख के सारी दुनिया घूमने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे मामा का जो घर है वो एयरपोर्ट के साथ था। तो मैंने मामा से जब पूछा कि भाई सबसे तेज आदमी दुनिया ट्रेवल कैसे कर सकता है, तो जवाब आया यही जहाज। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि ऐसा है, एक काम तो ऐसा करूंगा जो पापा के हाथ नहीं आऊंगा। तो पायलट बनना पड़ेगा। और तब से मेरी एक अपने आप से एक सनक शुरू हुई कि यार अभी तो नहीं, छोटे हैं हम, घूमने नहीं जाते, पापा काम की वजह से मोस्टली दिल्ली में ही रहते हैं। तो ये सारी दुनिया जो भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है, ये देखना तो बनता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि पायलट बनना है। घर जाके पापा इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे डंडा लेके? सब छड़ी। पापा कहते तो हैं कई बार। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, आप पूछ रहे थे कि इतनी लेट आप लोगों ने जो है शादी की शुरुआत से, तो क्योंकि रिसेशन आ गया था तो हमारी जॉब नहीं लगी थी, 4-5 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो पूरा घर वाले, आपको जैसे पता ही है जाट फैमिली है, पीछे पड़े रहे कह रहे भाई शादी कर ले, छोकरी आएगी तो नौकरी आएगी। तो किसी तरह तो पल्ले पड़े। पर मैं हथे नहीं चढ़ा। मैं इतना घूमने के अंदर, जितना मुझे बचपन में रोका हुआ था ना, मैं इस देश से उस देश, उस देश से उस देश घूमता घूमता
बस किसी तरह इतने देश मैंने टच कर लिए कि मेरे बचपन की सारी जो वो पूरी करनी थी सारी पूरी कर ली है। तो शुरुआत कैसे हुई? लाइक मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फ्लाइंग के लिए बाहर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर आप correct. एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज सिविल में मैक्सिमम शायद 80-90% बाहर ही हैं। राइट। क्या इंडिया में अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स नहीं हैं या यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है? सर जैसे कि हमारे देश में फिलहाल कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है एयरक्राफ्ट का। सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होके बाहर से आते हैं। तो एक तो वो आपने बिल्कुल बात सही कही कि हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल की कमी है, पहले भी थी और शायद इतना ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है, हमको और एयरक्राफ्ट की भी पायलट्स की आगे ज़रूरत पड़ती रहेगी। दूसरी अवेयरनेस, आपने बिल्कुल सही बात कही, ये इंटरनेट का तो अभी हम लोग सामने देख रहे हैं, ये आया है। हमारे आज से 15-20 साल पहले इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से फ्लो नहीं करती थी। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम तो अब होने शुरू हुए हैं, इनसे ज़्यादा बड़े खिलाड़ी पहले बैठे हुए थे। तो स्टूडेंट्स का 12th के बाद कई सारी चीज़ों में बाहर जाने के लिए जो एजेंट्स या काउंसलर कह लीजिए, वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर तब नहीं था। तो लोगों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन या फिर यूएस जाके ही अच्छी फ्लाइंग का एक एक्सपीरियंस मिलता था उस टाइम पे। हमारे यहाँ पे सीट्स बहुत कम थी। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के फ्लाइंग स्कूल बहुत सारे थे, पर क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी तो हर कोई उसको नहीं अटेंड करना पड़ता था। दे हैव टू गो आउटसाइड द कंट्री, और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम बहुत खर्च होता था। तो लोगों के कई कई साल भी ड्रॉप आउट हो जाते थे, और जब तक वो पूरा करते आते थे, यहाँ पे सिनेरियो भी कई बार चेंज हो जाता था कि आज निकले हैं, 2 साल बाद आए तो उतने पायलट्स की ज़रूरत नहीं है, लेट्स से रिसेशन हिट हो गया ओह है। यस, मैंने या इंटरेक्ट किया है, कुछ लोग जो बेचारे फ्लाइंग पायलट बनना चाहते थे अभी सेल्स में घूम रहे हैं, करेक्ट। बिकॉज उस समय माहौल ही ऐसा था। मेरे खुद के कई सारे दोस्त सर उस टाइम पे 2 साल 3 साल वेट करके कोई लॉयर बन गया है, कोई किसी और चीज़ का होटल मैनेजमेंट का कॉल वो करके मैनेजर बन गया है होटल्स के अंदर। स्ट्रीम लाइन, मतलब इतनी चेंज की लोगों ने अपनी लाइंस कि निकले थे कुछ करने, पर आखिर तक पायलट बन ही नहीं पाए। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल टस से मस नहीं किया, 10 साल लगे रहे और तब जाके पायलट बने, पर बन गए। तो इट्स अगर किसी की फैमिली में स्पेशली नहीं है कोई, तो बताने के लिए वो गाइडेंस नहीं मिलती, उससे टाइम और मनी बहुत वेस्ट होती है, जो है आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन से बेटर हो गया है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप इंडिया में ही रह के ट्रेनिंग ली या बाहर गए? सर मेरा भी बड़ा शौक था, क्योंकि दुनिया घूमनी थी। सबसे पहले मैंने कहा कॉलेज में तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं, ना बाइक गाड़ी मिली। मैंने कहा अब जो है जितना मूवीज़ में देखा है ना, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कनाडा, मैं कहा ये बाहर जाके कुछ ना कुछ धूम मचाएंगे। तो हमने सबसे पहले, जो कोई भी बच्चा करता है कि अच्छा अब कॉलेज वॉलेज हो गया, सबसे पहले फॉर्म भरे। एक फॉर्म भेजा अमेरिका, एक फॉर्म कनाडा का भरा, अच्छा सा एजेंट ढूंढा, सुंदर सा ऑफिस, सारी वो करके उसके अंदर डॉलर ट्रांसफ़र करवाए, पापा को बिठाया। पर वहाँ पे फॉर्म आने के बाद 2-3 महीने वेट करना, और साथ के तब तक जो दोस्त यार जिन्होंने कोर्स किया था, वो कुछ इंडिया में ही स्टार्ट हो गए फ्लाइंग करने, और कुछ के ऑलरेडी पेरेंट्स पायलट थे, उन्होंने कुछ डेजिग्नेटेड अपने चूज़ किए हुए थे फ्लाइंग स्कूल, वो वहाँ फटाफट फटाफट पहुँच गए। और मेरे फादर की इतनी जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वक्त लग जाए, लेकिन बेटा सही जगह जाके ट्रेनिंग करके आना, कोई बात नहीं, आप किसी के साथ रेस में नहीं हो। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, आप किसी रैट रेस में नहीं हो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, कोई पहले आए कोई बाद में आए, लेकिन सबकी लाइफ पैरेलल चल रही है, किसी से कंपेयर मत करना। तो जहाँ भी जाओ सही जाना, ट्रेनिंग अच्छे से करके आना। तो हमने इत्मीनान रखा, आराम से अपने चूज़ किए फ्लाइंग स्कूल। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कुछ चीज़ों में कि फ्लाइंग स्कूल पॉइंट आउट करने के बाद भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, इंडिया की और यूएस की जो रिक्वायरमेंट है वो मैच करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा था। और हमारे एजेंट की थोड़ी सी चीज़ें, जो उसने इनिशियल बातें की थी, वो अमाउंट बढ़ती जा रही थी। और जब हमने उससे कहा कि अच्छा फ्लाइंग स्कूल चेंज कर देते हैं अगर अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसने हमें अमाउंट रिवर्स करने से भी मना कर दिया, और थोड़े दिनों में उसका ऑफिस बंद, गायब। जब हम पहुंचे गायब। तो हमने कहा कि ओ इसको बोलते हैं फ्रॉड और हम ढूंढ रहे हैं, वहां से जा चुका था। अब क्योंकि करने धरने वाले अपने आप हम ही थे रिसर्च, तो फादर के पास पहुंचे, ऐसा ऐसा हो गया। तो हालांकि गुस्सा और डांटा तो नहीं, पर फादर ने यही कहा कि एक काम करो, इसका बेस्ट ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेट समझ में आया कि अपना इंडिया में ही अच्छा सा कोई फ्लाइंग स्कूल देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उठा के ट्रेन अपने घर वापस आ जाना। तो हमने अपनी पहली फ्लाइंग स्कूल जो है
वो उज्जैन मध्य प्रदेश में एक जगह है, महाकाल की नगरी उसे बोलते हैं, वहाँ पॉइंट आउट की। दिल्ली से हम 7 लड़के अपने आप इकट्ठे होके कि ऐसा यूएस और कनाडा जो है वो नौकरी के बाद जाएंगे, पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो वहाँ से जाके हम फ्लाइंग स्कूल में पहुँचे और हमारी जर्नी शुरू हुई। आप लोग को ये फ्लाइंग ट्रेनिंग में रोलिंग कराते हैं, रोलिंग हॉन्चिंग? ये आपका रोलिंग वाला मैं इशारा समझ गया हूँ। ऐसा हुआ है हमारे साथ, क्योंकि कई बार फ्लाइंग स्कूल के अंदर जो चीफ आए, जो हेड आए, वो एयरफोर्स से आए और मुझे समझ नहीं आया उनका क्या प्यार था बच्चों से। सुबह 4 बजे उठा के कह रहे सारे लाइन में लग जाओ। और जो कमर्शियल पायलट का हम सोच के आए थे कि भाई ऐसा है, आराम से 5 स्टार होटल में उठना है, फोन आएगा कि बाबूजी आपकी फ्लाइट है, उठ जाओ 9 बजे निकलना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 बजे सब तैयार होके और अपनी पीटी परेड कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इसका जहाज से क्या लेना देना है भाई। लोगों के एनडीए निकल जाता है, समझ में नहीं आता। तो और वो हमसे कभी जंपिंग करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि कॉकपिट में यहाँ पे जितने तंदुरुस्त रहोगे, कॉकपिट में उतना ही माइंड फ्रेश रहेगा। और हम कह रहे हैं रात को सोए हैं 12 बजे हम 4 बजे हमको फ्रेशनेस की बात बता रहे हैं। तो एयरफोर्स की वजह से हमारा ये चीज़ तो रहा है कि कई सारे डिसिप्लिन हमारे ट्रेनिंग एयरफोर्स स्टाइल में हुई है। मतलब वो रहनी चाहिए, फिर एयरफोर्स से लोग बाग वहाँ जाने चाहिए फ्लाइंग स्कूल में। वो प्यार भी उतना ही करते थे, हम्म। पर सारी नींद वो सुबह सुबह वहीं उड़ा देते थे। तो हम कहते थे कि भाई ऐसा है, ये तो कहानियां सुनी नहीं हमने, ये किसी ने नहीं बताया था इसकी फीस भी नहीं दी हमने, ये मत करवाओ। तो उस तरह से होता रहा। हालांकि मेरा बड़ा अच्छा कनेक्ट है फ्लाइंग स्कूल में। जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की तरह है, उन्होंने पूरा एक फेज लेके आए, माहौल ही चेंज कर दिया फ्लाइंग का। जो उनके अंदर डिटर्मिनेशन और जो उनका प्यार था बच्चों के लिए। पिटाई कुटाई अपनी जगह, लेकिन जब वो फ्लाइंग के बाद जो प्यार से समझाते थे तो आदमी पिटाई और कुटाई कॉकपिट की भूल जाता था। और वो बताते थे कि बेटा जीवन में ना, वी आर डूइंग एन अननेचुरल एक्ट, ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू फ्लाई। तो एक सरदार जी थे इंस्ट्रक्टर, वो कहते थे ओए पुत्र सुन मेरी बात, ओनली बर्ड्स एंड सर्ड्स आर सपोज टू फ्लाई। तुम साले जो नॉन सरदार हो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू फ्लाई। सो दैट यूज्ड टू बी वेरी हिलेरियस फॉर अस, बट दे वर एक्सट्रीमली अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स। और वो ऐसा डिटर्मिनेशन वो कर देते थे कि बेटा अब इंसान ने हवाई जहाज बना दी है, एंजॉय इट, टेक द बर्ड्स आई व्यू। तो बहुत सारी चीज़ें एयरफोर्स से वो लेकर आए हमारी एयरलाइन में। जब हमने डिफरेंस देखा, शुरुआती घंटे हमने नॉर्मली फ्लाई किया और फिर एयरफोर्स वालों के साथ फ्लाई किया, तो दे ब्रॉट अ ग्रेट चेंज। एक किस्सा मैं आप लोगों को अगर शेयर करूं, मेरे एक फ्लाइंग फादर हैं जिन्होंने मेरे को पूरी फ्लाइंग शुरुआत से आखिर तक कंप्लीट कराई। उनका नाम ग्रुप कैप्टन बेनीवाल है। ओके। तो बेनीवाल सर जो है, पूरा टाइम आपके आर्मी और एयरफोर्स में तो गोल्फ खेलने का शौक रहता है। उनका सारा ध्यान करे मैं इन बच्चों से छूटूं और गोल्फ खेलूं। तो पर वो बच्चों के इतने प्यारे और इतने चहीते बन गए कि सुबह से शाम तक सब उन्हीं के साथ फ्लाइंग करना चाहते हैं। और सबको पता था कि ये ऊपर कॉकपिट में गालियां भी देंगे और पिटाई भी बहुत करेंगे। पर हाँ, उस सुना पिटाई मैंने, से बहुत पिटाई होती है। बहुत पिटाई करते थे वो। अब शायद मुझे लगता है कमर्शियल उसमें बहुत चेंज आ गया है। हाँ, बहुत प्यार से और बहुत प्रोफेशनलिज्म, वो एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म लेके आए होंगे। हो सकता है। तो एक बार फ्लाइंग सिखाते सिखाते उन्होंने मुझे कहा कि बेटे सौरभ, आज तेरे को मैं एक नया लेसन सिखाता हूँ। मैं बड़ा वो, मैं कहा जी टेक ऑफ आ गया, लैंडिंग आ गया, ऊपर संभालना आ गया, ट्रेनिंग पूरी होने वाली है, आज क्या ही सिखा देंगे बेनीवाल सर। चलो सर। अब कह रहे रनवे दिख रहा है, मैंने कहा हाँ जी रनवे दिख रहा है। कह रहे मैं दिख रहा हूँ, मैंने कहा हाँ जी सर आप तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। कह रहे आज हम दोनों जहाज को लैंड करेंगे बेटे बिना हाथ पैर लगाए। मैंने कहा अरे बाबा, ये तो हाथ मैंने और पैर भी लगाए? बिना हाथ पैर लगाए, कि ना आज हम हाथ लगाएंगे जहाज को और ना हम पैर लगाएंगे कंट्रोल्स को, ये जहाज अपने आप लैंड करेगा। मैंने कहा अरे बाबा, ये तो एयरफोर्स वाले ही जानते होंगे कोई ट्रिक। जहाज में तो हमें लड़ना पड़ता है हवा भी आ रही है, लैंड भी करना है, रनवे भी छोटा सा है। मैं मन में इतना खुश कि आज मैं कुछ ऐसा सीख के जाऊंगा, अपने बाकी दोस्तों को बताऊंगा कि बेनीवाल सर ने ऐसी चीज सिखा दी है। मैं बन गया हूँ टॉप वन। अब हम 500 फीट से शुरू हुए, कह रहे हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले। मैंने कहा हाँ जी करो, पैर भी पीछे कर ले। मैं कहा हाँ जी पैर भी पीछे कर ले। अब हम दोनों बैठे हुए हैं ऐसे और मैं देख रहा हूँ। अब हम पहुंच गए हैं 500 फीट, 400 फीट,
300 फीट, 200 फीट, और मैं देख रहा हूँ जाए जा रहे हैं। 200 फीट? मैंने कहा सर कुछ जादू कर देंगे, क्या कर देंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ही हुआ 100 फीट, अब धड़कन बढ़ने लग गई। मैंने कहा सर जादू हो नहीं रहा है कुछ, मुझे लग नहीं रहा है कि आज ये जहाज अपने आप लैंड करेगा। तो सर ने एक कड़ा कंट्रोल वापस खींचा और 4 दिए मेरे थप्पड़, पटैक 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 लाइन से। मैं अरे 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 क्या हुआ? कहते बेटे उल्लू के पठे, तेरा मरने का इरादा है क्या? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था जादू होएगा। कह रहे अबे अगर तेरे साथ कोई मरने के लिए आ गया है, वो तेरा सीनियर है, तो तू जो वो कहेगा वही कर देगा क्या? वी आर पायलट्स, सेफ्टी इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट। मैंने कहा हाँ जी। तब तक मेरे गाल लाल हो चुके थे। वो वापस लैंड किया, बाहर निकले, 2 थप्पड़ और दिए। कहते अगर तेरे साथ कल को कोई पागल बैठ गया और वो बोले मैं तेरे को जादू दिखाता हूँ और वो जाके जहाज तोड़ दे, तू जादू का इंतजार करता रहेगा क्या? कब लेगा कंट्रोल्स? तो तब उस दिन मैंने दोनों गाल लाल होने के बाद ये लेसन सीखा कि भाई ऐसा है, ये जीवन ना हमें अपने ही कंट्रोल में लेना पड़ेगा। वी आर कमांडर ऑफ आवर ओन शिप। मैं सच में ये स्टोरी अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं जब तक किसी को पीट के सिखाऊं नहीं, पॉडकास्ट में तो कभी नहीं बोलता। ये तो ऐसा ही मजा आएगा। मतलब वो तो फ्लैशबैक ऐसा हो गया था कि अरे ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार लाइन में 4 थप्पड़, जैसे वो आपकी स्टेन गन चलती ना, टप 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 टप। पर उस दिन के बाद से आज तक मैं मतलब कैप्टन बेनीवाल का इतना शुक्रिया करता हूँ ना, कि अगर शायद उन्होंने वो पीट के नहीं सिखाया होता तो सुन के ये बात समझ में नहीं आती कि बेटा एवरीथिंग इज असाइड, यू आर हेयर फॉर द सेफ्टी। आपके पीछे इतनी जान बैठी है। हालांकि ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट होती है, इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट बैठते हैं, बट स्टिल दैट मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। ये आपके साथ एक लाइफ में भी हुआ है जब आपका को पायलट बिल्कुल लॉस्ट हो गया था? मैं एक बार बाहर फ्लाई करने गया हुआ था दूसरे देश में, तो मेरा जो फर्स्ट ऑफिसर था, आप इमेजिन करिए आज की जेनजी जनरेशन से भी ज़्यादा जेनजी, एकदम हिप हॉप, बाल कलर करा रखे, ब्लॉन्ड ऐसा लड़का, मसल्स बना रखे, टैटू वगैरह कराया हुआ, बढ़िया एकदम हिप हॉप, कान में गाने लगा के करता हुआ आया। कहता सर आज आपके साथ आई एम गोना फ्लाई टुडे विद यू। मैं कहा और सर वेलकम वेलकम भाई वेलकम। मैं कहा तू खुद ही फ्लाई करता हुआ आ रहा है आज, तो जहाज़ की क्या ज़रूरत है तेरे को? और आते ही वो मेरे पीछे लग गया कि आई वॉन्ट डू टेक ऑफ लैंडिंग सर टुडे, आई वॉन्ट डू टेक ऑफ लैंडिंग। मैंने कहा अच्छा, भी जज्बा है लड़के के अंदर। मैंने उससे पूछा कितने घंटे हैं? नहीं, नॉर्मली जो है जो सीनियर ऑफिसर है वो करते हैं। हाँ, मोस्टली जो है टेक ऑफ और लैंडिंग कैप्टन करते हैं, ओके। पर हम उसको सुपरवाइज्ड फर्स्ट ऑफिसर को भी दे सकते हैं, को पायलट को भी देते हैं, बट जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैप्टन की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन आज कैसी हैं, वी डेजिग्नेट इट, एंड फर्स्ट ऑफिसर ऑल्सो दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट, एवरीथिंग दे आर ट्रेन्ड, तो दे कैन डू ऑल द ऑपरेशंस। एंड एक फर्स्ट ऑफिसर कितने घंटे फ्लाई कर ले तो आपको लगता है कि अभी ये मैच्योर हो गया है या एक्सपीरियंस हो गया है? कम से कम 1000 घंटे ओके। फ्लाइंग करने के बाद एक वो आ जाता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि ये आराम से अब टेक ऑफ लैंडिंग हर जगह कर लेगा। पर डे 1 से दे आर गिवन ऑल द ट्रेनिंग, बट वही एक्सपीरियंस आते आते, कॉन्फिडेंस आते आते 1000 घंटे तक वो उस मोशन में आ जाता है कि आई कैन डू इट। तो अब इस मैंने लड़के से पूछा, इसको हम बोलेंगे, नाम तो नहीं लूँगा, हिप हॉपर। मैं कल भी अगर फ्लाइट में पायलट ऐसे दिख जाए तो अगली बार हिप हॉपर। पर ये हमारे देश का है ही नहीं। हाँ, thank ये God, वो वही thank के God। हाँ, दूसरे ही यंकी हिप हॉपर, गोरे चिट्टे एकदम। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव? तो मैं बड़े उसने खुश होकर चौड़ में बोला, जस्ट गॉट रिलीज्ड। मैंने कहा अभी तेरे पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। कह रहा यस। मैं कहा ओ, कह रहा सर बट आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू डू ऑल द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मैंने कहा चलो भाई, जज्बा तो है लड़के में, बॉडी शॉडी बना रखी है, एकदम डिसिप्लिन लग भी रहा है। तो हम कहे, जैसी बात हुई मैंने कहा ओके योर टेक ऑफ कराया उसको, पहुँचे आराम से। टेक ऑफ के बाद आराम से स्मूथ कंडीशंस आई, हम बैठ गए, ऑटो पायलट पे एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो मैं थोड़ा पेपर वर्क के अंदर बिजी हुआ। मैंने उसको बोला यू हैव द कंट्रोल्स, ठीक है। तो यूजुअली जो फ्लाई नहीं कर रहा उसे पायलट मॉनिटरिंग बोल रहे हैं, तो मैं सिर्फ मॉनिटर कर रहा हूँ। थोड़ा कुछ पेपर वर्क करने के बाद मैंने थोड़ी देर में सामने देखा,
आप इमेजिन करिए जैसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब फट के एक मशरूम बनता है मशरूम ना, क्लाउड। वैसा थंडरस्टॉर्म, उसको बोलते हैं हम क्यूमुलोनिम्बस, उसके अंदर लाइटनिंग्स हो रही हैं और ऐसा बड़ा हमारे सामने, इतने करीब हैं उसके, और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो वो उसको सामने देख के सहमा खड़ा हुआ। मैं उसे देख रहा हूँ और सामने जहाज उसकी तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। मैंने उसको हिलाया, मैं कह रहा हूँ हाँ जी सर, यस सर। मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग? सीबी सर। मैंने कहा यस आई कैन सी देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, व्हाट आर यू डूइंग, शुडंट यू जस्ट डेविएट? यस सर आई थिंक सो। मैंने कहा तो करना। कब करेगा मेरे भाई? तो हमारा यूजुअली एयरक्राफ्ट का एविएशन में रूल होता है दैट स्टे अवे फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म, जस्ट अवॉइड इट। अगर ऊपर से नहीं जा सकते आप साइड से निकलिए आराम से, सेफ्टी सेफ्टी एंड स्मूथ कंडीशंस आर द प्रायोरिटी। मैंने लिया, आई हैव कंट्रोल, मैंने साइड से निकाला उसको। हालांकि तब तक इतना पास नहीं गया था, बट फिर भी टर्बुलेंस फील हुई, सबको बेल्ट्स ऑन करनी पड़ी। और मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तू क्या करने वाला था? तो टेक ऑफ और लैंडिंग कह रहा था। मैं तो टेक ऑफ लैंडिंग करने वाला था। मैंने कहा सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करनी है, बीच का काम भी पूरा निपटाना है। तो फिर मुझे फ्लाइट से पहले याद आया, तो वो मुझे कह रहा था कि सर आई एम बिट अल्फा। वो आजकल एक टर्म आया हुआ है, वो वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा था, आई एम अल्फा मेल, आई एम अल्फा मेल। तो फ्लाइट पूरी होने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तू क्या कह रहा था फ्लाइंग से पहले, आई एम अल्फा? तो घबराते घबराते उसके सारे जितने मसल्स थी डोले थे सब टाइट, कहता ये सर आई एम बिट अल्फा। मैंने कहा बेटे वो अल्फा जो है वो जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये अल्फा बीटा गामा इंसानों में नहीं लगता। मैंने कहा पहले इंसान बन, ये भूल जा अल्फा बीटा गामा। और अपने आप को पहले इंसान बना, फिर इंसान के बाद पायलट बनी हो। तो कभी कभी ऐसे हमसे ज़्यादा जो एडवांस लोग हैं उनसे भी मुलाकात होती है। एंड ऐसे किससे फ्लाइंग स्कूल में भी बड़े सारे होते होंगे, फ्लाइंग स्कूल में तो हम जाते ही ये सब किससे बनाने के लिए हैं? करने के लिए हैं। वो फ्लाइंग ट्रेनिंग बहुत कुछ हमको पहले ही एडवेंचर सिखा देती है, तो हम जब उसको करके निकले तो ना करें। तो ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आप लोगों के उसमें भी सिमुलेटर वगैरह जब करवाते होंगे, तो एक्चुअल जो वो 2 सीटर एयरक्राफ्ट होती है जिसे हम सेस्ना बोलते हैं, उसमें ट्रेनर्स जितनी गलती हो सकती है वो कहते हैं कि यहीं पे कर लो जो करना है, सिमुलेटर में कर लो जो गलती करनी है, बट व्हेन यू आर ऑनलाइन तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे गड़बड़ हो जाती है। सो आई थिंक एविएशन में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज़ अ ट्रेमेंडस जॉब एंड दे आर डूइंग ग्रेट ऑल्सो। आप ये मान के चलिए कि एयरक्राफ्ट्स आर सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, यस। ट्रेन और रोड के मुकाबले। तो आई थिंक वर्ल्ड ओवर ग्लोबली एयरक्राफ्ट्स एयरलाइंस आर डूइंग ग्रेट जॉब इन ऑपरेशंस। आपके ट्रेनिंग के टाइम का कोई ऐसा किस्सा बताइए जब आपको लगा था कि भैया बहुत हो लिया अब तो। या आपको ऐसा लगा हो कि यार पायलट छोड़ देता हूँ और दिल्ली चल के बिल्डर ही बन जाता हूँ, धीरे धीरे काम देख लूंगा। कि घर ही बना लेता हूँ, मूविंग घर बनाना शुरू करता हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाता हूँ। एक हमारा ऐसा हुआ जब तक हमारे फ्लाइंग स्कूल में कुछ कुछ प्रॉपर, जैसे हमने कही ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप नहीं आए थे, बड़ा नया नया फ्लाइंग स्कूल था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स के कुछ लोग आए जिन्होंने बड़ा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, खट 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 खट, कि फ्लाइंग बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, एक शेड्यूल बनाया, रोस्टर बनाया और सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। उससे पहले कुछ ऐसा हुआ करता था कि हम सारे लाइन में खड़े रहते थे क्योंकि एयरक्राफ्ट लिमिटेड थी, और जिस बच्चे का चेहरा पसंद आता था उस दिन फ्लाइंग उसी को मिलती थी। तो हम बड़े अच्छे बच्चे बन के टाई वाई लगा के और वो करके कि सर जी हमें चुन लो आज। हमने भी पैसे दिए हैं, स्वयंवर टाइप का। हमने भी पैसे दिए हैं, हमको भी कुछ थोड़ा उड़वा दो। घर वाले पूछते हैं आज कैसी थी फ्लाइंग, क्या बताएं कि 5 दिन से बैठे ही नहीं है कॉकपिट के अंदर। तो एक हमारे बड़े प्यारे इंस्ट्रक्टर होते थे, छुटकू से क्यूट से, नाम तो मैं नहीं ले सकता उनका। हाँ मत दीजिए। पर बेचारे वो बहुत एजेड भी थे और कुछ महीनों में रिटायर भी होने वाले थे, पर वो क्यूट बड़े थे। अब सबसे ज़्यादा फ्लाइंग वो कराते थे तो लाइन भी उन्हीं के पास लगती थी। तो हमने फैसला किया ऐसा है जो फ्लाइंग कराएगा हम उसी के पास जाएंगे, चाहे हमको शाम को कराए चाहे रात को कराए सुबह कराए, हम लाइन में पहुंच गए। और हमारी बड़ी मस्त डे 1 से जब से उनके साथ फ्लाइंग करना शुरू किया, 5-8 घंटे थे वो हमारे पास, उसके बाद उनके पास हम पहुंचे। टोटल हमको 200 घंटे करने पड़ते हैं। तो 5-8 घंटे के बाद हम उनके पास पहुंचे और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो क्या जहाज़ उड़ाता हूँ जी,
क्या टेक ऑफ, क्या लैंडिंग, क्या पिन पॉइंट, एकदम एक्यूरेसी मेरी तो अलग ही है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैं कहा पता भी नहीं चल रहा लैंड हो गया, पता ही नहीं चल रहा पार्क हो गया जहाज, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे करते करते 8-10 घंटे निकल गए। फिर आपने बोला अब 200 घंटे की जरूरत नहीं मुझे। मगर ये तो कमाल हो गया, ये तो बड़ा ही कमाल हो गया। अब 15 घंटे के बाद ना एक चेक होता है जिसके अंदर वो आपको सोलो छोड़ते हैं कि नाउ यू कैन गो एंड डू द ट्रेनिंग विद इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विदाउट इंस्ट्रक्टर। सोलो फ्लाइंग होती है। अब वो सोलो फ्लाइंग लेने के लिए जब तक मेरा टाइम आया और मैं इतना कॉन्फिडेंस कि अरे अब तो फट्टे चक देंगे, अब तो भाई क्या ही काम कर दिया मैंने, आंधी तूफान हो चाहे कुछ, 10 दिन से ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, एंट्री होती है एयरफोर्स वालों की और ये 2 एयर कोमोडोर और 1 ग्रुप कैप्टन आते हैं। तो डिसाइड होता है कि भाई सबको डेजिग्नेट कर दिए हैं, ये चेक लेंगे, जो जो बच्चा बढ़िया परफॉर्म कर गया आज से उसकी सोलो। और सोलो का मतलब पार्टी, जिस जिस बच्चे की सोलो हो गई है वो सारे इकट्ठे होकर आज रात को बस पार्टी करेंगे, क्योंकि उस दिन के बाद से ट्रेनर का कोई थप्पड़ नहीं खाएगा। कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं। आप उस दिन उस जहाज के कैप्टन बन गए हो, अब आप अकेले चलाओ जहाज को। फिर जो आप जो पूछ रहे थे रोलिंग बोलिंग जो करना है आपके, आपका मन है आप करो। तो हर पायलट इसका इंतजार करता है। बेनीवाल सर ने मेरा नंबर लगाया, कह रहा चल बेटा आज तेरा चेक लेंगे। मैं पूरा रुतबे के साथ तैयार, मैं कह रहे अभी कल करके आया हूँ, देखो सर को अगर इम्प्रेस ना कर दूँ तो। अब जब सर ने बोला चलो इंजन स्टार्ट करो, अब मुझे समझ में आया, मैं कहा इंजन स्टार्ट करो, इंजन तो स्टार्ट कर देंगे। मैं बैक उसमें गया कल के परसों में, उनका पिछले 10 दिन से जो है ना इंजन सर स्टार्ट कर रहे थे तो इंजन तो स्टार्ट मिल रहा था मेरे को। फिर मैं कहा ये अच्छा आज मैंने करना है क्या? अच्छा, मैंने घुमाया फिराया किसी तरह करके, मैं कहा अच्छा इंजन स्टार्ट, ये स्टार्ट, वो उसमें थोड़े बटन दबा के और मिक्सचर फ्यूल और एयर का मना के और वो करके इतनी देर में सर मेरे को घूमने लग गए कि इतना टाइम लगा रहा है ये, इसके 15 घंटे हो गए। कुछ करके हमने पार्किंग से जहाज़ निकाली। वो जहाज़ निकाली तो अब ग्रुप कैप्टन एयरलाइन उसके एयरफोर्स के तो ग्रुप कैप्टन है, वो तसल्ली से बैठे हुए, ट्रेनर है, इंस्ट्रक्टर है, वो एयरफोर्स में भी इंस्ट्रक्टर थे। कह रहा कर 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 सब कुछ तू कर, उनके हाथ पैर पीछे। कह रहा तू ही है जो है, आज तू ही लेके जाएगा, तू ही लेके आएगा, क्योंकि तू तो तैयार है, आज के बाद तू सोलो उड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी मैं तो सोलो। और मैं जहाज़ को उसमें एक सेंटर लाइन पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मैंने कहा आज के जहाज़ गलत ले लिया मैंने, क्या बात रह गई। वो मेरे को घूरे जा रहे हैं। ऐसा हम एकेडमी में घोड़ा गलत ले लेते थे। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं कहा यार मैंने फ्लाइट से पहले एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी करना होता है। मैंने कहा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी सही किया, जहाज़ कहीं से भी डैमेज्ड भी नहीं है, टायर भी सही है, व्हील्स भी सही है, चल रहा है। अब वो सेंटर लाइन नहीं मेंटेन हो रही। मैंने कहा वो ये किसकी नज़र लग गई है आज मुझे। ये सर ने गड़बड़ देख रहे हैं मेरे को। और सर ने उसके बाद जो एयरफोर्स स्टाइल में पहली बार, क्योंकि वो मेरी पहली इंटरेक्शन थी उनसे, सर ने जो मेरे को बकना शुरू किया कि भाई घोड़ा गाड़ी चलाएगा कि जहाज़ चलाएगा, सेंटर लाइन पे तो रख। मैं पूरी इसमें कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ मैं आराम से। इतना डिफिकल्ट होता है सेंटर लाइन में रखना? नहीं डिफिकल्ट तो आज मेरे से पूछो, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, जहाज़ तो अपने आप सेंटर लाइन पे रहती है। उस दिन का मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि क्यों डिफिकल्ट था उस दिन। अब करते 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 रनवे के एंड तक पहुंचे किसी तरह, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि अरे कोई बात नहीं, तो ग्राउंड पे था मैं, हवा के चीते हैं हम, अभी हवा में दिखाएंगे। ड्राइवर थोड़ी है। हम तो पायलट हैं। ये नए सर आए हैं, इनके ऊपर ऐसा एक इम्प्रेशन बनाएंगे कि देखो दिल्ली से आए हैं लड़के क्या फ्लाइंग करते हैं। तो बोले चल बेटा क्लियर फॉर टेक ऑफ। और क्लियर फॉर टेक ऑफ में लगाई पावर, खींचना शुरू किया। टेक ऑफ में कुछ नहीं होता, अपने आराम से जब स्पीड आई तो आपने रोटेट करना है, कंट्रोल कॉलम खींचा, उड़ गया जहाज़। अब उड़ गया, अब उड़ने के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न आपने फ्लाई करना होता है, एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट को लेके जाना होता है, पर्टिकुलर हेडिंग पे, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट देखने होते हैं आपने, और इसमें ऑटो पायलट नहीं होता। जो आप मुझसे पूछ रहे थे, हमारे पास उस टाइम पे ऑटो पायलट की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब मैं देख रहा हूँ सर ने बोला कि चल बेटा 1500 फीट पे लेके चल। मैंने कहा 1500 फीट पे लेके चलेंगे। और मैं जाए जा रहा हूँ, वो जहाज़ पहुँच रहा है 1800, मैं नीचे दबा रहा हूँ उसको तो वो जा रहा है 1300, फिर मैं खींच रहा हूँ वो पहुँच जा रहा है 1500 से ऊपर, फिर नीचे जा रहा है तो 1000 से नीचे। इतने में मैं कुछ समझता। उस दिन ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा कि पटाखे किसे कहते हैं। मेरे मुंह पे 4 पटाखे ऐसे आ चुके थे कि ये कर क्या रहा है तू। मैंने कहा अरे वायलेंस। ये तो फीस का हिस्सा ही नहीं था ना सिलेबस में था। कॉकपिट इज सपोज्ड टू बी द सेफेस्ट एनवायरनमेंट। यहाँ पे तो हमें सेफ महसूस होना चाहिए, दिस इज आवर वर्क प्लेस, मगर यहाँ पे कुटाई पिटाई हो रही है। मेरा फ्लैशबैक आ गए।
मैं कहा ये अलाउड है क्या? उनका इसकी तो कंप्लेंट बनती है। पर अब जो है मैं अपने ट्रेनर के हाथ में था। मैं कहा भाई ऐसा है, कंप्लेंट भी तो नीचे उतरने के बाद ही होगी। अब तो मैं हवा में आ चुका हूँ इनके साथ। और उन्होंने जो मेरे को प्यारे प्यारे अपने शब्दों से फूल बरसाए, थप्पड़ तो लगे ही लगे, लेकिन जो उन्होंने शब्द बोले वो मतलब दिल में ऐसा चीर कर गए कि यार ऐसा थप्पड़ मार लो, ये बातें मत बोलो आप मेरे को। वही ठीक बस, था। और ऊपर से जितनी बार वो थप्पड़ मारे मेरा चश्मा हिल जाए। मैं कहा इंस्ट्रूमेंट देखने हैं मैंने, इसका तो कुछ लिहाज करो। करते कराते किसी तरह हम एक पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए पहुंचे। और मैं तब तक ये सोच रहा कि आज किसका चेहरा देख के निकला हूं मैं, क्या बात हो गई है। इंजन स्टार्ट से लेके अब तक जहाज पकड़ में ही नहीं आ रहा है, पैटर्न बन ही नहीं रहा है। अब आई लैंडिंग की बारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 90% निकल गई है, जितनी हाथापाई हो गई कोई बात नहीं। मैं अब लैंडिंग ऐसी किसर कर दूंगा ना कि सर वापस आके मुझसे नीचे सॉरी बोलेंगे। सर कहेंगे अरे बेटा मेरे से गलती हो गई, यार तू तो क्या पायलट है ना, टॉप गन तो तू ही था। अब लैंडिंग की बारी आई। अब लैंडिंग के लिए अलाइन करना है सेंटर लाइन से। और मैं कह रहा हूँ, मैं कहा अच्छा विंड्स आज राइट से चल रही हैं, अच्छा तो फिर ऐसे कर देंगे। अपनी पूरी टेक्निक लगा के मैं जाए जा रहा हूँ। अब सेंटर लाइन पे एयरक्राफ्ट ना आए। और फिर मेरे को सर देखे जा रहे हैं, कह रहे आज लैंड इसी पे करेगा ना, रनवे पे, कि आज तेरा मन कहीं और है। साथ में बड़ा पॉन्ड था। कह रहे आज तेरा स्विमिंग करने का मन है। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत होगी बातें, बहुत होगी बातें, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। कह रहा कब करेगा, कब करेगा भाई, नीचे आए जा रहे, कब करेगा। अच्छा अब कुछ हुआ ही नहीं, मैं जा रहा है, मैं पकड़ रहा हूँ उसको, उतना जितना पास आए उतना प्रेशर बढ़े जा रहा है। अब एंजाइटी और स्ट्रेस में आप और स्टिफ हो जाते हो। नो एक्सक्यूजेस रिक्वायर्ड। और इतने फिजिकली अब्यूज होने के बाद तो आप यूं कहते हो कि अरे भाई और नहीं चलेंगे, अब तो करना ही पड़ेगा। तब तक जो है पास टाइम आ चुका था। सर ने बोला छोड़ सब कुछ, माय कंट्रोल। और सर ने जाके लैंड किया। और मैं यूं, मैं कहा शिट, मैं कहा आज सोलो छूटना था, मैं बोल के आया हूँ, शाम को पार्टी रखी है अपनी। और नीचे उतर के जो मेरी बेनीवाल सर ने वाहवाही बनाई, कहते पहली बात तो ऐसी, तू 15 घंटे जिंदगी खराब कर किसकी रहा था ये बता दे मेरे को। कौन से इंस्ट्रक्टर थे तेरे साथ में? तो उनको पता ही था वो नाम है। कह रहा छोड़ दे सब कुछ, एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर बांध, तेरे बाप को कर रहा हूं मैं फोन आज, तू कर रहा है अपने बाप के पैसे बर्बाद। जितने लग गए मुझसे ले ले, पर ये जो तू कर रहा है ना बेटा, इसे फ्लाइंग नहीं बोलते, निकल जाए यहां से। और ये जब उन्होंने कहा ना मेरे को, मैंने कहा थप्पड़ ठीक थे, थप्पड़ मार लो। अब ये मत बोलो यार, ऊपर तक तो पूरा का पूरा चकनाचूर कर चुके मेरा। तो मैंने कहा यार ये तो घर वालों को मैं कैसे बताऊंगा, मुझसे ही नहीं सहा जा रहा, कल तक तो सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा था, आज ये हो क्या कैसे हुआ रहा मेरे को, था? ये हुआ क्या मेरे को। तो 2-3 बाकी दोस्तों से बात करने के बाद समझ में आया कि सर जी जो है वो रिटायर होने वाले थे, इसलिए फ्लाइंग वो ही कर रहे थे खुद। स्टूडेंट को लग रहा था वो कर रहा है। एयरक्राफ्ट में डुअल कंट्रोल होते हैं, जैसे आप जो ड्राइविंग वाला, ट्रेनिंग ड्राइविंग वाला। ड्राइविंग में सारे कनेक्टेड कंट्रोल होते हैं। तो आपको जब वहां मूवमेंट होती है तो यहाँ भी मूवमेंट होती है। तो जब आप मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेनर का भी मूव होगा। अब सारी चीजें आपको लगेंगी आप कर रहे हो, जब तक कि वो हाथ पैर पीछे करके ना बैठ जाए। अब क्योंकि हम तो लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट में, हमें क्या पता साइड वाला क्या करके बैठा हुआ है। तो वो जीवन के जो 15 घंटे थे मेरे, उस दिन मेरे सामने फ्लैशबैक आए कि इसका मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं रोज जाके देख रहा था। बढ़िया गप्पे बेल रहा था कि आज जो मैंने लैंडिंग कर दी ना, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग बना दे तो अवार्ड मिलने चाहिए मेरे को। तो वो सारे के सारे उन्होंने किए। और फिर मैंने फैसला किया, मैं नहीं भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं जीवन में बोलते आया हूँ, कॉलेज कंप्लीट करते आया हूँ, जितनी खुशी से पापा को बोल के आया कि पायलट बनना है, ये तो ऐसे नहीं चलेगा। तो उस दिन शाम को जाके बेनीवाल सर को मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा सर आपसे ही फ्लाइंग सीखनी है, आप मेरे को एक्स्ट्रा मार लेना। मैं घर से तैयार होके आऊंगा क्रीम व्रीम लगा के, लेकिन फ्लाइंग आपने करानी है। और वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने मुझे इतने सारे लाइफ के लेसन सिखाए हैं जो कनेक्ट करता हूँ मैं एविएशन को लाइफ के साथ, कि बेटा ऐसा है कि जीवन में रगड़ा तो खाना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू बी एक्यूरेट, यू हैव टू बी अ सेफ पायलट, एंड यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे। यू कांट गिव 99%। रनवे है, तेरी जहाज रनवे पे ही लैंड करेगी, अपनी सेंटर लाइन नहीं छोड़नी। और वही चीज़ वो जीवन के बारे में बताते रहे कि बेटा एक बार फोकस कर लिया ना, किसी भी काम में हो XYZ, तेरे को अपनी सेंटर लाइन नहीं छोड़नी। और अगर कहीं पे भी कमी छूट रही है, जस्ट वर्क फॉर इट, बट गिविंग अप
और जस्ट बीइंग मजाक में लेके उस चीज़ को, इट्स नॉट अ गुड थिंग, लगना पड़ेगा। तो दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, कि मेरे को या तो वो वाकई में अपना बच्चा समझ के घर भेज देते कि तेरे पैसे मैं दे दूंगा, पर वापस भाग जा तेरी परफॉर्मेंस देख के जो है ना मुझे तेरे बाप पे तरस आ रहा है तो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग वहाँ पे। ऐसे ऐसे ट्रेनर, ऐसे इंस्ट्रक्टर जो गुरु हैं वो जीवन में होने चाहिए। सौरभ ये बताइए, जो सभी को दिखाई देता है सिविल में कि पायलट आते हैं अपना एकदम एक अलग लाइन से निकल जाते हैं, ठीक है, वो ब्रीफकेस लेके लास्ट में पहुंचते हैं, कई बार तो हम लोग बैठे होते हैं आधे घंटे से, फिर वो अंदर आते हैं आराम से। तो सच में ऐसे ही ग्लैमरस होता है सब कुछ? बिकॉज बाहर फीलिंग यही है। ये सर मेरे को इतनी बार सवाल पूछा जाता है, और आई थिंक थैंक्स बोलें तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को, लेकिन ये जीवन का सिर्फ कट टू कट में 5-10 सेकंड में जो लाइव दिखाई जाती वो है, छोटी सी रील है। छोटी सी रील है वो उससे जो पीछे जो बैकग्राउंड में काम चल रहा है, वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा डिटेल में, कि फ्लाइट जाने से पहले जो उसकी पूरी टीम तैयारी करती है, अगर मैं सिर्फ पायलट का पहले बताऊं तो 18 घंटे 15 घंटे पहले तैयारी हो जाती है कि कल हमने मान लीजिए दिल्ली से सिंगापुर जाना है, तो पायलट के दिमाग में उसी टाइम से पूरी प्लानिंग चल रही होती है कि कल मैंने सिंगापुर जाना है। तो अगर बाई चांस एग्जांपल दूं, न्यूज़ में आ रहा है कि कोई थंडरस्टॉर्म या टाइफून कल एक्सपेक्टेड है, कोई अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, तो बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होती है उसकी तैयारी में कि वो इतना सा तो देश है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ पे अगर छोटी सी भी एक कोई आपदा आ गई, इट विल अफेक्ट द फ्लाइट, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। बे ऑफ बंगाल में कैसा वेदर कंडीशन चल रहा है। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, ड्यूटी फ्री की जो आप पीछे मुझसे पूछ रहे थे वो मैं आपको बताऊं तो हर वहां वहां से क्या लेना है? अलाउड तो नहीं है पायलट्स को, लेकिन हर फ्लाइट से पहले एवरी पायलट एंड कैबिन क्रू हैज टू गो थ्रू अ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। या तो हमको वो बीए मशीन दी जाती है एंड वी हैव टू ब्लो। उसकी जो लिमिटेशन है अगर मैं आपको बताऊं तो 0.0000 करके पीछे ना जाने 10 जीरो हैं, दैट शुड बी द एल्कोहल लिमिट, यानी कि आप मान लें शुड बी निल बटे सन्नाटा। तो अगर कोई बोलता है कि ये तो सिर्फ एंजॉय करते हैं, वो फ्लाइट से लगभग 18 घंटे आप 24 आपके घंटे बातों से पहले लग रहा है कितना बुरा लगता है आपको वो बीए टेस्ट। क्योंकि लोगों का आइडिया तो मेन वही है ना कि ये पार्टी करके फ्लाइट पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और फिर That's very strict. You're right. बहुत strict. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और रेस्ट पूरा होना चाहिए। हमारा जब हम फ्लाइट के लिए पहुंचते हैं, आप लोग पैसेंजर्स की तरह अगर जाएंगे तो आप फ्लाइट से 2 घंटे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं। हम भी डिपार्चर से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचते हैं, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। एक इतना मोटा फोल्डर मिलता है लगभग लगभग 150 से 200 पेजों का, जिसके अंदर पूरी की पूरी फ्लाइट डिटेल्स लिखी होती हैं कि हम एयरक्राफ्ट आज कौन सा मॉडल लेके जा रहे हैं। आज एयरक्राफ्ट के अंदर कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो हमारी एक कौन सा मॉडल है एज इन कि पर्टिकुलर एयरलाइन, आप कोई भी एयरक्राफ्ट आते हैं उसके अलग अलग मॉडल हैं। एक मॉडल है शायद जो सिर्फ 100 सीटर है आज, ओके, एक मॉडल उसी एयरलाइन का बट है। एयरक्राफ्ट तो सेम ही है एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है, जी, बट यू स्टिल हैव टू नो द डिटेल्स। एक एयरक्राफ्ट है जिसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, वो 150 सीटर है। तीसरा एयरक्राफ्ट हो सकता है वो 180 सीटर है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अलग है। और जिस तरह हर एयरक्राफ्ट अलग होता है, हर मशीन अलग है, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, या आज उसके अंदर कुछ टेक्निकल स्नैग भी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको बोलूँ शायद आज वो कूलिंग कम करेगा, आज उसकी एयर कंडीशनिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ये मैं छोटा सा एग्जांपल किसी और चीज़ में दे रहा हूँ, पर वहां तक तो ठीक है। वहां तक तो ठीक है, कूलिंग कम करेगा। तो ऐसी वो टेक्निकल हमको देखना पड़ता है कि आज हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अलग अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं हैं। तो आज पर्टिकुलरली अगर एयरक्राफ्ट उस रूट पे जा रहा है, हमें वो चाहिए, तो हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो सारे 150 पेज पढ़ने के बाद दोनों पायलट्स को उसमें डिक्लेरेशन होता है साइन कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट्स रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। और वो हमारी एक सिग्नेचर स्टैंप होती है कि बाद में पायलट्स ये नहीं बोल सकते जी मेरे को पता नहीं था, क्योंकि वो इंजीनियर्स ने और बाकी ग्राउंड स्टाफ ने, पूरी एयरलाइन ने, पीछे ऑपरेशंस ने पूरा डिटेल तैयार करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि जी देखिए पूरी डिटेल, वेदर कंडीशंस, पूरा एयरपोर्ट का,
अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी की वजह से आपको अपनी रूट पर या डेस्टिनेशन पर कहीं डाइवर्ट करना पड़ा, तो उन एयरपोर्ट्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन हमने इस पेपर में दे दी है। अब पढ़ने की और वो जानने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की फ्लाइट कर रहे हैं और रात को 3 बजे कोई इमरजेंसी हो जाती है और उस 3 बजे आपको डाइवर्ट करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट में जो एयरपोर्ट है वो क्लोज्ड है, उसका नोटिस आया हुआ है, तो मुझे लेफ्ट वाले पे जाना पड़ेगा। एक अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो अगर वो नहीं पढ़ा होगा वो डॉक्यूमेंट और राइट मुड़ गए, तो फ्यूल तो लिमिटेड ही है। अब राइट जाके वहां पहुंच के लेफ्ट नहीं आ सकते आप। तो इट्स वेरी हाई प्रोफिशिएंट, वेरी स्ट्रेसफुल। तभी आप कई बार देखेंगे, आप एयरलाइंस में जाते हैं अपनी एयरक्राफ्ट में, तो कॉकपिट के बाहर लिखा होता है दैट नाउ यू आर एंटरिंग द कॉकपिट, लीव योर स्ट्रेस बिहाइंड। तो ऑल दे वांट इज दैट योर माइंड एंड योर बॉडी शुड बी कंप्लीटली प्रेजेंट इन द कॉकपिट, क्योंकि अब आप जो है 2000 करोड़ की जहाज लेके जा रहे हैं, बहुत सारे पैसेंजर को यस बिठा के, उनकी जान प्राइसलेस है। तो आप अब किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरत सकते। सेम अगर कैबिन क्रू की बोलूँ मैं, उनका काम और डिफिकल्ट है। वो पायलट से 1 घंटा और पहले ड्यूटी पे आती हैं और सारे पैसेंजर्स को उतार के सब कुछ एयरक्राफ्ट को सील करके 1 घंटे लगभग बाद जाती हैं। तो उनका काम और ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। दे हैव टू डील विद द पैसेंजर्स, वो 200-250 लोगों को कंटिन्यूसली। और जब अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो उनको इवैक्यूएट भी कराना है। सारे इमरजेंसी प्रोसीजर भी उनको आने चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। एंड ये तो अब जान की बात आ गई है, तो जान बचानी है अपनी भी और पैसेंजर्स की भी। तो इट्स वेरी डिमांडिंग जॉब फॉर पायलट्स। तो ये रील वाला जो है आप सच मत मानना सारा का सारा। कभी कोई इमरजेंसी भगवान ना करे हो और कभी मेरे साथ मैं अब बहुत ही ब्लेस्ड रहा हूँ कि सर्कल में कभी आपको किसी चीज का पता चला हो? मैं एक बड़े अपने क्लोज फ्रेंड का आपको बता सकता हूँ, पर आप मेरे से नाम मत पूछना उसका, और ना आप मेरे से एयरलाइन पूछना। लेकिन जो लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी उसने दिखाई, मुझे लगता है कि सारे हम जो उसके जानकार, उसके दोस्त थे एयरलाइन थे, उसने सल्यूट मारा कि यार जो तूने काम किया, मतलब रियली। जो उसने बाद में इनसाइट्स बताई आके कैसा उसने महसूस किया, आई विल शेयर दैट विद यू। तो सुबह सुबह की बात है, 4 बजे का टेक ऑफ का हुआ। एवरीथिंग वाज फाइन। हर एयरक्राफ्ट डिपार्ट करने से पहले इंजीनियरिंग टीम बड़े अच्छे से हर चीज़ इंस्पेक्शन करती है, सारी ऑयल क्वांटिटी, फ्यूल वगैरह सब कुछ वो होता है। बिल्कुल F1 टीम की तरह सिंक्रोनाइज्ड काम होता है। आपने देखा होगा कि व्हील्स चेक हो रहे हैं, फ्यूल चेक हो रहे हैं, पैसेंजर डीबोर्ड हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट क्लीन हो रहा है, कैबिन क्रू सब कुछ लोड कर रही है, पायलट्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं। एवरीथिंग इज सो वेल ऑयल्ड मशीनरी कि खट 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 काम होता है। वो आधे घंटे में पूरी पूरी 1000 करोड़ की जहाज तैयार हो रही होती है आपके नेक्स्ट डिपार्चर के लिए। अब सुबह 4 बजे डिपार्चर हुआ। आप सुबह 4 बजे आराम से नींद में जगे हुए हो, सब कुछ हौले हौले स्लो है, शांत हवा चल रही है, पंछी उड़ रहे हैं, सनराइज होने वाला है। वो कभी कभी आपने देखा होगा सनराइज की फोटो बड़ी अच्छी आती है लोगों की। और भाई ने टेक ऑफ किया। अब वो भी ये सोच रहा था कि अब टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ करने के बाद आराम से अपनी नींद ऑटो को पायलट में लेंगे। लगा के सो जाओ। Take off के बाद- सॉरी सॉरी सर ऑटो पायलट से काफी वो है। ऑटो पायलट भी आएगा ऑटो पायलट भी आएगा। और फिर जैसे पैसेंजर्स के लिए ब्रेकफास्ट आता है, तो पायलट्स के लिए भी ब्रेकफास्ट आएगा। तो जब टाइम होगा तो ब्रेकफास्ट भी खाया जाएगा। पर इतने में ब्रेकफास्ट का टाइम आता और एयरक्राफ्ट लगभग आई थिंक 10-12 हज़ार फीट तक ही पहुंचा था। और अचानक से उसने देखा कि जैसे आप गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, स्पीड की सारी नीडल्स होती हैं, वो एकदम से सब कुछ एक साइड में रेड हो गई। तो रेड कहीं पे भी हो, इस डेंजर सिग्नल। तो उसने देखा वहां से रेड 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 होती गई और जहाज एक तरफ में मुड़ने लगी। अब इसकी आंखें एकदम से खुली कि ये क्या हुआ, और वहां पर रेड सायरन बजने लग गए। तो एयरक्राफ्ट अगेन वेरी ये टेक ऑफ के बाद कितनी बात हुआ होगा, मतलब ये एयरक्राफ्ट लगभग 10-12 मिनट बाद, हाँ 10-12 मिनट। एयरक्राफ्ट 10,000-12,000 फीट तक पहुंचा था। तो हालांकि तब तक ऑटो पायलट था, लेकिन अब जो है रेड घंटियां बजने लग गई, दोनों की नींद खुल गई। और ये बेचारा जो सुबह सुबह होटल से उठकर आया, बस ब्रेकफास्ट का इंतजार ही कर रहा था पैसेंजर्स को सीट बेल्ट ऑफ करके बस शुरू ही कर रहा था। हालांकि सुबह सुबह सब सो ही रहे होंगे, और सब कुछ लाल घंटियां बजने लग गई। अब लाल घंटियां बजने का मतलब, अब एक मीम आपने देखा होगा पायलट्स का कि पायलट अगर सो रहा है
तो अर्थक्वेक आया, नहीं उठा, अलार्म आया, नहीं उठा, बीवी ने चिल्लाया, नहीं उठा, लेकिन जैसे ही उसका इमरजेंसी का या फिर ऑटो पायलट डिसएंगेज का टोन आया, वो उठ खड़ा हो गया, ये क्या हुआ? तो ये मीम हमारे यहाँ बड़ा फेमस चलता है। तो उसकी भी सारी नींद खुल गई एकदम से। वो कह रहा है ये क्या हुआ यार? तो सबसे पहले उसने इंस्ट्रूमेंट चेक किए, उसने देखा कि अरे ये तो एक साइड का इंजन गया, इंजन फेल। इंजन फेल, इंजन फेल, और सब कुछ रेड रेड रेड। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमको इमरजेंसी सिखाई जाती हैं, भाई ने सब कुछ हिसाब से चेक किया कि कहीं फॉल्स वो अलार्म तो नहीं आ गया है, सब कुछ चेक किया, लेजिटिम। अब प्रोसीजर हमारे हिसाब से उस टाइम पे उसका ये कहता है कि अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप शट डाउन कर दो, एक इंजन पे एयरक्राफ्ट आराम से चलेगा। और ज़्यादा भी दूर गया नहीं था, 10 मिनट में डबल इंजन, एक इंजन बंद कर दो, दूसरा वाला आराम से लेके जाएगा आपको, आराम से लेके आराम से लेके जाएगा। लेकिन यूजुअली इसमें केस में वापस लोग नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर लेते हैं, क्योंकि अब वो एक एक ही टिका है। हुआ है। 100% से अब 50% पे एफिशिएंसी आ गई है, तो उस 50% को लंबा क्यों खींचना है? वी कम बैक एंड सेफली लैंड। तो इट्स मतलब इट्स एन इमरजेंसी, पर ये ट्रेंड होता है पायलट्स के लिए, वो सिमुलेटर में यही चीज़ें कराते हैं। तो अब इसकी जब नींद उड़ गई, साथ में एकदम नया नया बड़ा ही ओबीडियंट लड़का था, सो दैट टीम वर्क जब उन्होंने हमको बताया, वो मतलब तारीफ, मतलब काबिल तारीफ जो उन्होंने काम किया ना। तो सबसे पहले इसने अपने, इसको मेमोरी आइटम्स बोलते हैं, कि ये तो दिमाग से याद होना चाहिए खट खट क्या करना है इमरजेंसी के अंदर। तो खट 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 उसने अपना काम करना शुरू किया, और उसको बैलेंस करके वापस एयरक्राफ्ट को फ्लाइट पाथ पे लेकर नॉर्मल किया। और फिर कैबिन क्रू को बताया कि भाई देख ऐसा ऐसा है, बिकॉज कैबिन क्रू आर कंप्लीटली ट्रेंड फॉर ऑल द इमरजेंसीज, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी जिम्मेदारी पहली ये है कि पैसेंजर्स को सेफ रखना है, उनको सेफली इवैक्यूएट कराना है। ये सर्विस वगैरह करना इज अ एक्स्ट्रा। हाँ, और इमरजेंसी, क्योंकि आप हो वहां पे तो आप सर्विस भी दे दो। so they सर्विस ऑल्सो, बट दे आर फुली ट्रेंड फॉर ऑल दिस। एंड मतलब बहुत जिगरा भी चाहिए ऐसी चीज़ों में, जब अचानक कुछ हो जाए तो हैंडल करना पैसेंजर्स को, लोगों को। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जैसे ही उसने इन्फॉर्म किया कैबिन क्रू को, हेड को, कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो ऑफ हो गया है, फेल हो गया है, तो अब हम वापस लैंड करेंगे जहाँ से डिपार्ट किया है। वो समझ गया, उसने अपने जो प्रोसीजर है वो एक्टिवेट किए, और अपनी बाकी क्रूज को समझा दिया कि भाई अब तैयार हो जाओ, वी आर गोइंग बैक, एवरीथिंग इज फाइन, नॉर्मल, सब कुछ इन कंट्रोल है। अब इतने में 4-5 बजे सुबह सब सो रहे होते हैं, पैसेंजर्स कहाँ इतने एक्टिव। लेकिन उस वक्त कमाल की बात एक ही हुई कि हो सकता है अंग्रेज़ों का टाइम जोन चेंज उल्टा होता है, तो जो इंजन बंद हुआ वो पंखे वाला जहाज था। तो वहीं पे एक अंग्रेज कपल बैठा हुआ था। तो अंग्रेज कपल ने देखा कि यार ये पंखा बंद बंद सा लग रहा है, थोड़ी देर पहले तो हमने देख रहा था कि ये, तो घूम रहा है। उसने घंटियां बजानी शुरू कर दी। चालू करो इसको। तो अभी तक तो कैबिन क्रू जो है वो शांत थे कि ये सब सो रहे हैं, सोने दो, हम अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। उतने में उसने कॉल देना शुरू कर दिया, शोर मच गया कि यार ये किसी की नींद खराब करेगा। तो कैबिन क्रू हेड जो है वो इतना समझदार, वो गया और बोला व्हाट हैपेंड सर? वो कहता सी द फैन हैज स्टॉप्ड मूविंग, इट्स नॉट रोटेटिंग एनी मोर। अब उसने वहां पे इसकी तरफ झांका और बिना किसी एक्सप्रेशन के इतना कूल होके उनको बोला, सर इट्स रोटेटिंग टू फास्ट, दैट्स व्हाई मे बी यू आर थिंकिंग इट हैज स्टॉप्ड, सी केयरफुली। अब वैसे ही थोड़ा अर्ली मॉर्निंग था, अंधेरा था, हवा तो है ही। तो उन्होंने, उसने उनको इतना कन्विंस कर दिया, वो थोड़ी देर तक झांक कर देख के कह रही ओके मे बी वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप अगेन, वापस सुला दिए। और मेरे दोस्त ने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके वापस वहीं पे लैंड किया, और इतना अच्छा बेहतरीन लैंड किया कि जब वापस अनाउंसमेंट की कि लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को डिसएम्बार्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम, तो पैसेंजर खड़े होकर कैबिन क्रू से बोलने लग गए कि इतनी जल्दी पहुंच गए हम। ये तो 2 घंटे की फ्लाइट थी। तो पैसेंजर्स को बताया उन्होंने कि भाई हम जहां से उड़े थे वहीं पे आ गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। शुक्र मनाओ। तो उस सिचुएशन में भी उसने इतनी बढ़िया लैंडिंग की और इतने अच्छे से एयरक्राफ्ट कंट्रोल किया। तो यहाँ पे किक इन करती है एक पायलट की प्रोफिशिएंसी की, अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कितने अच्छे ट्रेंड हो और कितने अच्छे डिसिप्लिन्ड हो, वहाँ पे खट 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 आपकी मेमोरी, आपकी मसल्स साथ में काम करके सिचुएशन को हैंडल कर लेती है।
तो इट्स अ ग्रेट जॉब। अमेजिंग अमेजिंग, आई मीन सिंसियर रिस्पेक्ट आपके फ्रेंड के लिए Yeah, जिनका yeah, आप नाम नहीं बता रहे हैं। वो गुमनामी में ही ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा नाम हो। नहीं, पर एविएशन में वो एक कहावत भी होती है ना, जैसे आपके कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में ये चीज होती है ना कि बेस्ट ऑपरेशंस आर जो फेमस हो ही ना कभी भी, ये है ना। हाँ। हमारे चैनल के लिए खराब है ये। हम उन्हीं ऑपरेशंस को चाहते हैं कि लाइट में आए। मैं एक टेक्निकल चीज जस्ट स्ट्रक मी जब आप ये बता रहे थे, अगर एक इंजन खराब हो जाता है, इंजन तो वो हवा ले करके पीछे थ्रस्ट पुश कर रहा होता है, तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये अनस्टेबल नहीं हो जाएगा? हाँ, बहुत उसी की बुरी तरह ट्रेनिंग, से? करेक्ट, आपने बहुत सही चीज पूछी। ये इसी की ट्रेनिंग कि एयरक्राफ्ट को किस तरह से बैलेंस में लाने के लिए बाकी जो फ्लाइट कंट्रोल्स हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि एयर फ्लो उसको स्टेबलाइज रखे। तो ये उसी तरह हो गया एग्जांपल, जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसका एक व्हील अब अगर कहीं पे वापस से ये बिना व्हील के बार चला बार राइट जा रहा है, तो अब आप स्टीयरिंग को पकड़ के रखेंगे लेफ्ट कंट्रोल की करेंगे। तरफ में। Yeah. हाँ, तो ये बिल्कुल उसी तरह है, पर अब ये एयर फ्लो के साथ करना पड़ रहा है। ट्रमेंडस Yes. प्रेशर एयरक्राफ्ट के ऊपर और सारे और controls के एयरक्राफ्ट ऊपर। जितना ज्यादा, मैं कहूँ, अगर एक आपने जेट इंजन देखा होगा जो क्लोज्ड होता है, बाकी जी, का जी। कुछ में प्रोपेलर एयरक्राफ्ट होता है जिसमें आपको फैन सीधे दिखाई देते हैं। वो फैन वाले एयरक्राफ्ट में ये वाला टर्बोप्रॉप, हाँ अनस्टेबल इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर जो स्किल्स चाहिए या प्रोफिशिएंसी चाहिए उस टाइम पे, एट पॉइंट ऑफ टाइम, ज़्यादा पायलट को लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज इट माइट स्टार्ट डांसिंग। तो हमको बताते थे हमारे इंस्ट्रक्टर दैट अ मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट इज लाइक यू आर राइडिंग अ लायन, कि अगर तुमने एक बार कंट्रोल खोया, एक साइड की चीज़ अगर गड़बड़ हुई और वो अनस्टेबिलिटी पोजीशन पे आ गया, नाउ इट्स अ लायन एंड यू कैन नॉट राइड अ लायन, सो इट्स बेटर यू कीप इट विद इन द लिमिट्स एट द राइट टाइम। सो दिस वाज ट्रेन्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो ये बताइए, एक पायलट कितने टाइम में बन सकते हैं? ये अपनी खुद की क्षमता पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सही आपने एक बात छेड़ी है कि यूजुअली तो 200 घंटे करने होते हैं। तो सारे एग्ज़ाम वगैरह जो मैंने पहले बताए थे, 5 एग्ज़ाम 70% लेकर आना है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कर कुरा के, अगर अच्छा बच्चा है, सब कुछ टाइम से कर रहा है, तो 9 महीने के अंदर वो अपने सारे एग्ज़ाम क्लियर करके अपने 200 घंटे कंप्लीट करके अपना पायलट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेशल पावर वाले प्राणी भी होते हैं जो हमारे हमारे साथ भी थे, जिनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग गए। एमबीबीएस भी कर रहे थे साथ में। 5 पंचवर्षीय योजना थी उनकी। वो आज भी लाइसेंस लेने की कगार में लगे ही हुए हैं। तो उन्होंने अल्टीमेटली फील्ड ही छोड़ दी है। उनका बड़ा अच्छा फंडा था कि हम थ्योरी इतनी ज़्यादा कर देंगे कि प्रैक्टिकल हमको छोटा लगने लग जाएगा। तो वो फ्लाइंग के लिए आते ही नहीं थे कई कई दिन, कई कई महीने। पूरा दिन पायलट बनने की उसमें उन्होंने पहले ही इतना सेलिब्रेशन चालू कर लिया था कि सेलिब्रेट करते 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 कई बार होश आता था तो 2-4 बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। वो कहते अच्छा ये वाला ये कब हमारे गया? साथ आया था, ये निकल गया। थोड़ी तो हमें फ्लाइंग करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ इतने ज़्यादा धुरंधर होते हैं, दे आर जस्ट लॉस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम लैप्स भी हो जाते हैं। तो 1-2 ग्रुप में ऐसे बच्चे होते हैं। तो मतलब आपके ऊपर है कि आप फ्लाइंग ना करो तो चल सकता है, एक्सेप्टेबल? हाँ, क्योंकि अगर कोई लेट्स से अपने आप ही अटेंडेंस ही नहीं लगा रहा है, वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है फ्लाइंग स्कूल के अंदर, हाँ अपने आप को लेट्स से सिक दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ, हाँ, या फिर मैं एब्सेंट हूँ या घर पे चला गया हूँ, तो पापा ने flying school भेजा है होना पायलट चाहिए। बनने के लिए। हाँ हाँ, पापा ने भेजा पायलट बनने के लिए। तो वो अब कहीं XYZ में, जैसे स्कूल बंक करते थे हम, Yeah. हाँ, तो कोई ना कोई ऐसे प्राणी होते हैं। तो और एक सही ड्यूरेशन में अगर एग्ज़ाम पास हैं, फ्लाइंग पूरी ना करो तो वो एग्ज़ाम लैप्स हो जाते हैं। तो एक हमारे साथ भाई था जिसका सर्कुलर रिदम इतना अच्छा था कि जब तक वो फ्लाइंग पूरी करता, उसके पीछे के एग्ज़ाम लैप्स हो जाते। जब वो वापस एग्ज़ाम पास करके आता तो आखिरी के 15 घंटे लैप्स हो जाते। तो वो उसकी बेचारे की इतनी जिदोजहद लगी हुई थी। तो हमने उसका बड़ा अच्छा एक जोक बनाया हुआ था कि ये आदमी आया है फ्लाइंग स्कूल चलाने के लिए। फ्लाइंग स्कूल कभी भी घाटे में नहीं आएगा जब तक ये बैठा हुआ है। तो उसको अल्टीमेटली इतना वो हुआ
कि फ्लाइंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर पुराने हो गए उसके बाद नए इंस्ट्रक्टर आ गए, लेकिन एक बंदा अभी भी टिका हुआ है जिसने पूरा ट्रांजिशन देखा है कि फ्लाइंग स्कूल शुरू हुआ था 2 जहाज़ों से, आज एक्सपेंड करके 50 जहाज आ चुके हैं फ्लाइंग स्कूल के अंदर। ये बंदा और फ्लाइंग स्कूल का गार्ड तब भी थे अब भी हैं, टिके हुए हैं। लोग उससे हिस्ट्री पूछते होंगे। वो बताता था कि मैं बताता हूँ कि तो वो वाले काका नहीं होते कि अरे पहले ये अमरूद का पेड़ इतना हुआ करता था आज ये फल दे रहा है। तो ऐसे वाले स्टूडेंट भी हमारे सामने आए हैं। वो बताते होंगे कि अरे सौरभ तो अभी ऑस्ट्रेलिया में फ्लाई कर रहा है। तो ये बताइए फिर आगे चल करके हाउ एक्साइटिंग इज, आई एम श्योर आपने अलग अलग जगह देखे हैं और अलग अलग लोग मिले हैं ओ एब्सोल्युटली। और भूत प्रेत देखा होगा। आपने जो ये टॉपिक उठाया है मैं क्या बताऊं। नहीं, एक्चुअली हमें किसी ने बताया कि बड़ी सारी एयरलाइंस कई सारे होटल्स को ब्लैक लिस्टेड कर देती हैं कि वहाँ पे उनके पायलट्स को और क्रू को भूत प्रेत दिखते हैं। तो मैं आपको अपनी पहली एयरलाइन के बारे में बताता हूँ। वहाँ पर इतनी एडवेंचरस फ्लाइंग हमने की कि क्लाइमेट कंडीशंस तो आप छोड़ दिए, अगर हम वहाँ पे लेओवर्स पे हम जाते थे तो आपने मालद्वीप तो देखा होगा, 10-20 बार जूम करने के बाद छोटे छोटे टापू दिखाई देते हैं। तब हमें पहचान में आया कि अच्छा यहाँ काम करने जा रहे हैं हम। और वहाँ पे मोस्टली फ्लाइंग दिन हो चाहे रात, वहाँ पे लोग रिजॉर्ट जाते हैं आराम से, बड़ी एग्जॉटिक लोकेशन है, एक से एक हनीमून कपल जाते हैं। लेकिन पायलट्स का जो लेओवर है वो मोस्टली एयरपोर्ट्स पे रखा जाता था, क्योंकि हमारी टर्न अराउंड फ्लाइट होती थी 4 घंटे 6 घंटे, हम वहाँ पे रुके, नेक्स्ट एयरक्राफ्ट लेके वापस घर। तो अब ये जो एयरपोर्ट बने होते थे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पे होते थे, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं होता था, सिर्फ पायलट गए हैं और एटीसी बैठा है। क्योंकि जगह नहीं होती है वहाँ, जगह ही नहीं होती एयरपोर्ट के अलावा कुछ और होने की। जितने भी पैसेंजर आते हैं वो वहाँ पे लैंड करके स्पीड बोट से निकल के सीधे रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी ही 5 स्टार अकोमोडेशन ऐसा हमें लगता था तैयार की गई है, जहाँ पे हम 6 घंटे आराम से अपनी नींद पूरी करेंगे। लेकिन जब तक हम वहाँ तक पहुँचते तो हमारे जो वहाँ के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स थे वो हमें बताते कि भाई ऐसा है, देखो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था ना तो मैंने सफ़ेद साड़ी में कोई जाती हुई दिखाई दी थी रनवे के ऊपर। तो हमें लगा कि ये मैं डरा रहा है हमको ऐसी साड़ी में। हाँ, कह रहा सफ़ेद साड़ी है या सफ़ेद कपड़ों में हमें दिखाई देती है। तो हमें लगा कि फन जब तक ना हो, मजे ले लो। हाँ, मजाक मौज जिंदगी मस्ती क्या जब तक ना हो तो हाँ, 2 बॉयज इन द कॉकपिट बात तो करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो बातें करते हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब हम लैंड करें वहाँ पे और निकले तो एयरपोर्ट से रूम तक वो गाड़ी में बैठे तो उसने कार्टून लगा लिए अपने फ़ोन पर। मैंने कहा कार्टून क्यों देख रहा है यार, ये कौन सा कार्टून देख रहा है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई। कह रहे मैन आई एम स्केयर्ड नो। तब मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये अब मजाक थोड़ा सा इसका सीरियस सा लग रहा है मेरे को। कह रहा है यस आई गेट वेरी स्केयर्ड दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग ऑन द कार्टून्स। मैंने कहा ये क्या रिलेशन है भाई। ये पायलट है। वो बड़े अच्छे लोग, पर कह रहे नो बिकॉज आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज नो, दैट्स व्हाई टू कीप माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग आई सी कॉमेडी थिंग्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बात भी ठीक है आपकी। अब हम लोकेशन पे पहुंचे, गेस्ट हाउस में उतरे। अब सबको अपने अपने रूम डेजिग्नेटेड थे, आराम से हम अपने अपने रूम में सेटल हुए। तो उसने हमको बोला कि देखो कोई भी दरवाज़ा लॉक करके नहीं सोएगा। मैंने कहा क्या टीम वाली बात करी है इसने, वाओ, कि भाई अच्छा क्या क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट है कि भाई ऐसा है कि अगर किसी भी टाइम किसी को ज़रूरत पड़े जस्ट अ कॉल और वो हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा सुनसान आइलैंड है, अंधेरे का टाइम है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने बड़ा अच्छा लगा। कह रहे दरवाजे सब खोल के सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और चिंता मत करना मैं यहीं पे हूँ। मैंने कहा हम क्यों चिंता करेंगे, हम भी यहीं पे हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस था। अब थोड़ी देर बाद हम अपने रिलैक्स करके सोने शुरू हुए। 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, रात के 1-2 बजे हुए हैं। तभी के तभी मैंने देखा कि बाहर से आवाज़ आई भागते भागते, और हमारे कैप्टन बॉक्सर पे इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए। सौरभ ओपन द डोर, सौरभ व्हाई डिड यू लॉक इट। मैंने डर के मारे खड़ा हुआ, बॉक्सर में अपना देख रहा हूँ क्या मैं। ये क्या हुआ, और वो इज just banging the door, open the door, why did you close it, you cheater। he became very good friend of mine, almost same age। मैं दरवाज़ा खोला, मैं कहा क्या हो गया ब्रदर, क्या हो गया। कह रहा नो मैन,
कह रहा आई कुड हैव गॉट हार्ट अटैक, वेयर इज योर रूम, व्हाई डिड यू लॉक इट? मैंने कहा बैठो आराम से, पानी वानी पिलाया। मैंने क्या हो गया? कह रहा मैन इट वॉज सो स्केरी। मैंने कहा डिड यू वॉच एनी हॉरर मूवी? नो आई डोंट वॉच एनी हॉरर मूवी। उनका पूरा चेहरा लाल, पसीनम पसीने। मैं कहा आपने कोई सपना देख लिया क्या, कोई हॉरर ड्रीम देख लिया, कोई नाइटमेयर? कह रहा नो मैन नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट अर्लियर आल्सो, आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी डोंट सेंड मी ऑन दिस लेओवर। मैंने बिठाया उसको, पूछा आराम से, तो कह रहा मैन इन योर कंट्री मे बी यू हैव भूत, मे बी यू हैव अदर थिंग्स, इन हेयर वी हैव जिन। मैं पहली बार सोची, अलादीन वाला जिन है। मैंने कहा अलादीन जिन? कह रहा नो स्कैरी जिन। मैंने कहा ये कौन सी चीज नहीं आई बताइए, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने कहा बताओ मेरे को। कह रहा नो एंड जिन कैन टेक एनी शेप, ही कैन बी चुड़ैल ऑल्सो, ही कैन बी मैन ऑल्सो। मैंने कहा अच्छा ऐसा ये क्या चीज़ है? कह रहा नो हेयर इट्स वेरी नॉर्मल, तो आई हैव बीन जस्ट ट्राइंग टू कोप अप, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा अच्छा बात बताओ क्या हुआ? कह रहा सो आई वॉज जस्ट सिटिंग गेटिंग रेडी फॉर माई स्लीप एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग। क्या सडनली फ्रॉम द मिरर आई सॉ कि पीछे बाथरूम का दरवाज़ा खुला है। मैंने कहा ओके। कह रहा तो मुझे लगा हवा से खुला होगा, हालांकि मुझे पता था खिड़की नहीं है कोई तो कैसे खुला होगा, बट स्टिल क्योंकि हम प्रे करके सोते हैं यू नो। मैंने कहा हाँ प्रेयर तो बहुत ज़रूरी है, सोने से पहले प्रेयर करके सो। कह रहा सो आई वॉज प्रेइंग। कह रहा तभी थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कोई सफ़ेद कपड़े में धीरे धीरे चल के वो मेरी साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। मैंने कहा फिर? कह रहा आई स्टार्टेड प्रेयर इवन स्ट्रॉन्गर हार्डर। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने कहा अच्छा फिर? कह रहा तो फिर मैंने और तेज़ पढ़ना शुरू किया। कह रहा थोड़ी देर में मेरे सामने वाली जो कुर्सी लगी हुई थी वहाँ पे आके बैठ गई। कह रहा नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग, जिनको भी लगा है कुछ तो हरकत कर। मैं जिन हूँ। क्यों लगा हुआ है मुझे कि तुम डर ही नहीं रहे हो। कह रहा आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब मैं इसको लेके भागूं कि मैं ऐसे ही भागूं। तो मैंने सोचा बाकी की प्रेयर कल करेंगे, भाग यहाँ से। कैन आई जस्ट स्टार्टेड बैंगिंग योर डोर। मैंने कहा अब तब तक मेरी हार्ट इतनी वो बढ़ गई। मैं कहा क्या बता रहा है, साथ वाले कमरे में ही तो है मेरे। तो मैंने कहा तो आर यू सीरियस? कह रहा मैन यू आर थिंकिंग आई एम डूइंग कॉमेडी, गो टू माई रूम। मैं कहा नो नोबडी गोज टू योर रूम। मैं कहा वी स्टे इन माई रूम इज सेफ। तो दैट डे मतलब अगले दिन वापस आके जो हमने हंसे हैं पूरे क्रू मिलके, पर हमारे कैप्टन वो अगले दिन चेंज करने गया अपने रूम। उसने मना कर दिया। कह रहा मैंने पता रखा मेरी हैट्रिक हो गई है, मेरे साथ हमेशा यहाँ पे ऐसा होता है, मैं नहीं जा रहा यहाँ पे। सो देन अल्टीमेटली एयरलाइन चेंज दैट अकोमोडेशन ओनली कम्प्लीटली बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई थी। पर उस दिन के बाद से हमने ये याद कर लिया कि भाई ऐसा है कि उस वाली अकोमोडेशन में खासकर उस कमरे में नहीं जाना है। तो नई एक हमारी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट वो बनी कि ऐसा है असलियत में कोई दरवाजे कोई बंद नहीं करेगा, किसी को भी किसी की भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वी आर अ फैमिली। सो दिस टॉट अस इवन मोर ब्रदरहुड कि भाई रात के 1 बजे हो वी ऑलवेज लुक आउट फॉर ईच अदर। जिन आ सकता आई एम है। श्योर कोई अगर पायलट हमें देख रहा है और आज माले जा रहा है तो रात में सोएगा नहीं। लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स ना, कि इतने जगह पे अलग अलग कल्चर्स आपको इतना कुछ सिखाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो आपने देखा और कभी हो सकता है कि जेलसी भी फील भी हो? तो मुझे दूसरे देश घूमने में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस और खाने तो हमने सुने हुए हैं, पर डिफरेंट कल्चर कितने कितने तरह के हो सकते हैं। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ थोड़ा सा फनी, कि अगर आप सर्च करेंगे ना तो मालदीव्स में कल्चर कुछ ऐसा है कि इट इज़ रेटेड वन ऑफ द हाईएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन चाहे वहाँ की सिर्फ मुश्किल से 7-8 लाख है, लेकिन जो डिवोर्स रेट है ना वो मुझे लगता है वो बिलियंस में है। कि इतनी बार एक दूसरे के साथ डिवोर्स हो चुका है, तो आप शादियां सोचिए कितनी किससे हो चुकी होंगी। मैं कहा तुम 7-8 लोगों में ही इतना परमुटेशन कैम्युनेशन कैसे बना सकते हो मेरे भाई। तो एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ जो वहीं का लोकल था, सच अ ग्रेट अमेजिंग वहाँ पे। तो मुझे एक बार दिखा रहा छुट्टी में, वो कह रहा तेरे को दिखाई दे रही है दैट ब्यूटीफुल लेडी
इन फ्रंट ऑफ अस। मैंने कहा यस। कहता शी इज़ माई एक्स वाइफ। मैंने कहा ओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके कल्चर में ठीक है, आप 3-4 शादी आप करते हैं, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। फिर थोड़ी देर में कोई और लेडी स्कूटी पे जाती हुई दिखाई दी। वी वर जस्ट हैविंग कॉफ़ी। तो कह रहा वो जो देख रहे हो, कह रहे वो देख रहे हो। मैंने कहा हाँ। कह रहे नाउ शी इज़ माई फ्रेंड्स वाइफ। मैंने कहा ओके ओके। थोड़ी देर में एक वेट्रेस आई। कहता दिस ऑल्सो वॉज वन ऑफ माई एक्स वाइफ। मैंने कहा ये क्या कर रहा है तेरी एक्स वाइफ, फ्रेंड वाइफ, ये वाइफ। कह रहा नो बट नाउ शी इज़ माई फ्रेंड्स वाइफ। मैंने कहा ये, मैं कहा मजाक कर रहा है, मैं मजे ले रहा है मेरे साथ। कह रहा नो 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 नो। अब करते करते हम बात करते हुए एयरपोर्ट के बाहर निकले। एयरपोर्ट के बाहर निकले तो वहाँ से कुछ दूसरे पैसेंजर्स आए, पैसेंजर्स के बीच में कोई और लड़की आई। तो मैंने कहा ये कौन है। कहता मैन क्या बताऊँ, शी यूज टू बी माई वाइफ बट नाउ शी इज़ माई फ्रेंड्स वाइफ। ये तुम क्या वाइफ और एक्स वाइफ खेल रहे हो आपस में। कह रहा नो मैन, हेयर यू विल फाइंड एवरीबडीज एक्स वाइफ और प्रेजेंट वाइफ। मैंने कहा ये कि क्या हो रहा है। कह रहा लॉन्ग स्टोरी कट मैन, बट व्हाट डू वी डू, हम जाते हैं, जब तक वापस आते हैं तब तक कोई और हस्बैंड बन चुका होता है। मैंने कहा तुम्हारी तो बड़ी लिबरल सोसाइटी है भाई, ये हमारे वाले ही यहाँ पे इतने फंसे हुए हैं कि मैं भी यहीं शिफ्ट होता हूँ। मैं कहा यू आर मोर फास्ट फॉरवर्ड देन अमेरिकन। मैं कहा मुझे लगता है अमेरिकन तुमसे सीख के जाते होंगे कि कैसे गेम खेलना है। तो दैट वाज अ बिट शॉकर फॉर मी कि अच्छा मैं जिस तरह से सोच के आया था उससे बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है वो। वो तो सीसीटीवी लगाया करो। वेरी ओपन माइंडेड पीपल। जब आइलैंड पे आप टेक ऑफ या लैंडिंग करते हो तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता होगा। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब पैराशूट रेजिमेंट में था तो एक तेरेसा आइलैंड है, रेस्ट्रिक्टेड आइलैंड, तो उस पर लैंडिंग करनी थी मैं जंप करके। एंड जो एयरफोर्स वाले थे उन्होंने कहा कि बहुत ही छोटा सा आइलैंड है तो बहुत ज़्यादा लोगों को जंप नहीं करा सकते हैं। राइट ठीक है। और उससे पहले जो मैंने जंप करी थी पंजाब में, तो वहाँ पे मेरी एक टीम 5 किलोमीटर दूर जंप हो गई थी। ठीक है। तो बस मतलब मेरे को बस वही डर लग रहा था कि मैं पानी में ना चला जाऊँ। इतने में तो आइलैंड ही खत्म हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल आइलैंड खत्म हो जाएगा। तो आपके टाइम पे भी ऐसा होता है क्या फ्लाइंग करते हुए बिल्कुल कि पता बिल्कुल। लगा कि रनवे की जगह हाँ। पानी में? पानी में तो नहीं गए, पर आप अगर मैप देखेंगे मॉलडीव्स का तो वो छोटे छोटे टापू लाइन से एक से एक, तो हम वहाँ पे एक टेक ऑफ किया अगले आइलैंड पे लैंड, एक टेक ऑफ किया अगले आइलैंड पे लैंड, और वहाँ पे उनके पास क्योंकि लैंड है ही नहीं तो उनको विंड की ओरिएंटेशन के हिसाब से रनवे बनाने का मौका नहीं मिला। उनको जहाँ पे स्ट्रेच मिली लैंड की उन्होंने वहीं लैंड बना दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओए, तो यूजुअली रनवे बनता है इनटू द विंड्स, जहाँ पे विंड्स आमने सामने जा रही हैं उस ओरिएंटेशन में बनाया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे उनका ऑप्शन ही नहीं है तो उन्होंने छोटे छोटे जो टापू मिले वहाँ पे उन्होंने रनवे बना दिए। अब हवा चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लैंड करना ही है। और कई कई तो आपको पता होगा, जैसे हम बात कर रहे थे एलिवेशन ही 5 फीट है, वो मॉलडीव वाले लगे रहते हैं कि जी ये तो सबमर्ज हो रहा है, तो इट्स अ बिग कंसर्न। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लैंड करने जा रहे हैं ड्राई रनवे पे और एक पानी की लहर आई, अब हो गया वेट रनवे। तो हमारी जो है वो प्रोसीजर थोड़े से अब वेरिएशन में आ जाते थे कि अब जो है सूखा नहीं है, इट्स वेट, सो लैंड अकॉर्डिंग टू दैट। क्योंकि वहाँ पे उनके पास लेंथ बहुत छोटी है, इसको यूजुअली हम क्रिटिकल रनवेज बोलते हैं कि शॉर्ट फील्ड रनवेज हैं। तो आपने बस टच किया और आपने लैंड करना है अब पूरा, और जहाज़ को पूरा ब्रेक लगा के स्टॉप कर देना, नहीं तो आगे लेंथ गई। फिर आप जो कह रहे हैं कि वो पैराशूट से पानी में गया, वो वाला काम हो जाए। इनफैक्ट हवा में जब आप लैंड करें, हवा भी तो समंदर में काफी स्ट्रांग होता Yeah. बहुत होगा। स्ट्रांग होती है, और वो इक्वेटर के पास में ऊपर से सी ब्रीज चल रही होती हैं, तो इट्स वेरी स्ट्रांग विंड्स। उसका भी इम्पैक्ट आता होगा। उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो उसके इम्पैक्ट से मेरे को एक कहानी याद आई। मैं बिल्कुल नया नया वहाँ पहुँचा, मेरी ट्रेनिंग चल रही वहाँ पे। तो जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बड़े एक्सपीरियंस्ड पायलट्स एक्सपर्ट्स वहाँ पे बहुत फ्लाई करते हैं। तो छोटा सा आइलैंड है, अब हमारी फ्लाइट शुरू हुई और मैं बड़ा खुश कि क्या सुंदर सुंदर टापू हैं, क्या ब्लू कलर है, सारे ब्लू कलर्स की एक से एक वेरिएशन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, टॉर्कवाइज ब्लू, मतलब हम लड़के तो नाम भी नहीं ले सकते ऐसे ऐसे ब्लू। तो अब लैंडिंग का टाइम आया और कैप्टन ने लैंड करना शुरू किया। मैं नया नया, मैं सिर्फ देख के और सीख रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, ग्राउंड के पास में और विंड्स स्ट्रांग होती जा रही हैं। अब जितनी ज़्यादा क्रॉस विंड, स्ट्रांग विंड, उतना ही अलाइनमेंट इनटू द विंड नोज को चेंज करना पड़ता है।
या क्लोजेस्ट आई कैन थिंक जो स्नाइपर हमारा फायर करता है हाँ। वो हवा का वेरिएशन लेके आगे एम करता है कि हवा जाते जाते यस यस तो तो वो उस हिसाब से जो है, और आखिरी में आके उसको सेंटर लाइन से सिंक करके लैंड करना होता है। तो अब मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ पहली बार है, मेरी पहली एयरलाइन है। तो अब मान लीजिए अब रनवे सीधा ऐसे है तो एयरक्राफ्ट नॉर्मली आप वीडियो देखेंगे तो सीधी जाएगी और सीधी लैंड करेगी, लेकिन आज विंड्स कुछ और बदल गई हैं। तो अब कैप्टन जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, हम जा रहे हैं, रनवे वहाँ पे है, मेरे लिए सब कुछ नया है। मैंने कहा ऐसे ही होता होगा मैं देख रहा हूँ हाँ रनवे है, पर मेरे सीधे हाथ में है। एकदम से दूसरी लैंग्वेज में चिल्लाने की आवाज आई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है पीछे से। और कॉकपिट में शोर आना है इसका मतलब पता नहीं बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। तो जैसे छोटे बच्चे झूले पे झूल के नहीं खुश हो रहे होते चिल्ला चिल्ला के, वैसी वाली आवाजें आनी शुरू हुई तो मैंने कहा ये आज कुछ नया लग रहा है, कुछ तूफानी चल रहा है। करते कराते 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 आखिरी में वहाँ पे लैंड किया वहाँ। तो क्योंकि अब आपके लिए सब कुछ नया है तो आपको लगा कि ये नॉर्मल होगा। आप लैंड करके वहाँ पे उतरे तो पैसेंजर फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ चिल्लाते हुए जा रहे हैं कैबिन क्रू को। तो कैप्टन ने बुलाया कि प्लीज़ कम, व्हाट वर दे सेइंग। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट में, क्या चिल्ला रहे थे, पीछे से आवाज़ आ रही थी, क्या खुश हो रहे थे। कह रही ये लोग बोल रहे थे कि अबे अगर हमें रनवे दिखाई दे रहा है तो पायलट क्या देख रहे हैं ये कहाँ बिठा दिया है हमको तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस वहां पे होती थी। या एक्चुअली मतलब हाँ आई कैन इमेजिन मैं उस फ्लाइट में भी हूँ कि तो मेरे सामने पायलट कहाँ देख रहा है। नहीं बिल्कुल इनफैक्ट एटलीस्ट मतलब हम तो पैराट्रूपर हैं तो अपने हिसाब से अलग अलग हाइट में तो हवा भी अलग अलग डायरेक्शन पे हो रही होती है। दैट मस्ट बी मेकिंग इट डैम कंफ्यूजिंग। यस यस यस, पर उसका फायदा ये होता है कि आफ्टर आपकी ट्रेनिंग और आपके एक्सपीरियंसेस जितने हार्श हुए होंगे, आपको उसके बाद की चीज़ें बड़ी नॉर्मल और इजी लगने लग जाती हैं। तो वहाँ से ये सब एक्सपीरियंसेस लेने के बाद जब हम लोग वापस आए तो बाकी रनवे हमें उससे 4-4 गुना बड़े लगने लग गए। तो हमें लगा आई कि अरे थिंक भाई पारो एंड काठमांडू का भी ऐसे ही है हाँ राइट राइट कि आप वैली में निकल जाते हैं yes, yes, yes. तो 90% of the airfields became so amazing and so easy for us. So I think life has its way of teaching कि मुश्किलों के बाद आसानी आती है। आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद दोस। या तो सौरभ अभी तो आप अपने दोस्तों की टांग खींच रहे हो बट अब ये बताओ कि आपके साथ भी कभी कुछ हुआ होगा, आपको भी कभी जिन चुड़ैल भूत दिखे होंगे मैंने भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके बाद किया, तभी मैं माना, और आप लोगों के साथ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है ये पहली बार हमारे चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड। तो उस टाइम पे हुआ क्या, मेरी जो उस टाइम पे मेरी फियोन्से थी, मैं उनसे, मेरी छुट्टी थी घर पे, मैं उनसे व्हाट्सएप कॉल तो होती नहीं थी, वीडियो कॉल। उस टाइम पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया करते थे कंप्यूटर से। तो हमारी कॉल चल रही थी, रात के 12-1 बजे हुए, मैं फ्लाइंग से वापस आ चुका था और टाइम डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है मालदीव्स में, एंड शी यूज्ड टू बी इन लंदन। तो हम टाइम निकाल के आपस में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अब मेरे जितने दोस्त हैं सब फ्लाइंग करके और दूसरे दोस्त के घर पे पार्टी करने चले गए। मैंने कहा मैंने टाइम दिया है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करूँगा आराम से और फिर नींद पूरी करके सोऊंगा। मेरा फंडा एकदम क्लियर था कि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे और 10 मिनट मुश्किल से हुए हैं, मेरी फियोन्से मुझे कहती कि ये पीछे राहुल है क्या? राहुल मेरा दूसरा भाई जो मेरे साथ फ्लाइंग करने गया हुआ था। मैंने कहा नो, राहुल तो गया हुआ है पार्टी करने के लिए यार। तो मुझे लगा ऐसे ही चेक कर रही है, मेरे पीछे और कुछ नहीं, सीधे दीवार थी। हम फिर बात करने में लग गए। 2 मिनट बाद फिर बोली कि नाउ यू आर लाइंग। वो पीछे से बीच में से आके जा रहा है, झाँक कर जा रहा है, कुछ करके जा रहा है। अब तब मैंने कहा अरे नहीं, मे बी देयर इज अ ग्लिच। आप वहीं पे थे उसी लेओवर वाले जगह पे? नहीं, लेओवर पे नहीं था, मैं अपनी अकोमोडेशन में था माले में, जो माले मेन सिटी है। ओके, वहाँ पर डिफरेंट प्लेस। पर मैं अपनी खुद के घर में, जहाँ पे मैं 3 साल रहा हूँ, वहाँ पे मैं वहीं था। माले के टूरिज्म के लिए खराब है हमारा ये पॉडकास्ट। सॉरी, दैट्स ऑन अ लाइटर साइड। और हमें पहुंचे भी वहाँ पे मुश्किल से 4-5 महीने हुए थे, तो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर अस आल्सो, और ये इंसिडेंट हो रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं मे बी इंटरनेट स्लो हो, ग्लिच होगा, कुछ आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। कह नो, एवरीथिंग इज सो क्लियर, आई कैन सी समबडी वॉकिंग बिहाइंड। तब मेरे को थोड़ा सा लंबा सांस लेके एहसास हुआ कि मे बी शी इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग।
मज़े ले रही है, रात का टाइम हुआ है, और रात के टाइम में वैसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे निकल के आ जाती हैं। अब हम फिर थोड़ी देर बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात चल रही है, एंड सडनली शी सेज नाउ डोंट जोक विद मी, पीछे कोई है जो तुम्हारे को बार बार बुलाना चाह रहा है। मेरे कान एकदम गर्म हो गए। लंबा सन्नाटा, रात के 12-1 वैसे ही बजे हुए हैं, सब कुछ शांति होती है, एवरीथिंग इज। मेरी जो हार्ट बीट है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ गई। मैंने कहा ऐसा है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप अपनी फोटो भी बैक की देख सकते हो, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा सामने। तभी की तभी मैंने फैसला किया, जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे क्विक फैसला था कि मैं पार्टी जा रहा हूँ। कि ऐसा है कि जीवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी कल। इंटरनेट भी रहेगा, ये लैपटॉप भी रहेगा। आज हम करते हैं टाटा बाय बाय। मैंने वहीं के वहीं की कंप्यूटर की स्क्रीन बंद, मैंने खोला दरवाज़ा। उस रात मुझे कुछ याद नहीं है कि दरवाज़ा खुला था, बंद था, लॉक था। चोरी हो जाए, कल होती हो, आज ले जाए। मैं बिना पीछे मुड़े जो रॉकेट की तरह भागा हूँ। मुझे लगता तो है बॉक्सर में तो नहीं गए थे? मुझे लगता है कि उस दिन अगर ओलंपिक रेस लगा दी होती तो मैं वाकई में फर्स्ट आता। वॉक करके भाग के गया हूँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस, बिना पीछे मुड़े। और दोस्तों वहाँ पे खटखटाया है, और दोस्त जैसे ही खोल रहे हैं वो कह रहे हैं अरे तू तो कैसे सो रहा था। और मैंने सांस में सांस भरी, मैंने कहा, मैं कह रहे यार दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। तुम्हारे बिना क्या चलता है मेरा, साथ में पार्टी करेंगे। उनको ये बात मैंने 2 दिन बाद बताई कि अपने घर में भी कुछ चल रहा है, जरा ध्यान रखना। तो कई सारी चीज़ें ऐसी धीरे धीरे हुई। फिर वो जो आप लेओवर वाला इंसिडेंस भी कह रहे थे, वहाँ पे भी कई बार ऐसा हुआ कि हम सो रहे हैं, और ये मेरे साथ जो दूसरे दोस्त थे, मेरे ही रूम पार्टनर थे, उनके साथ भी हुआ कि आप सो रहे हैं और रात को 2-3 घंटे बाद नींद में आपको बेड के नीचे से नॉक नॉक आ रही है। अब हमने सबने अपनी बचपन की मूवीज में देखा हुआ है कि जहां से नॉक नॉक आए वहां नहीं जाना है। फर्स्ट रूल ऑफ सर्वाइवल। अगर गोली इधर चली है तो इधर तो नहीं जाना है। तो मैंने रात को ही फ़ोन किया अपने भाई को। मैंने कहा ये वाला लेवर पे तू आया है क्या? वो बोला आया हूँ। मैंने कहा तेरे बेड के नीचे नॉक नॉक हुआ है क्या? कह रहा हुआ है। मैंने कहा तूने बताया क्यों नहीं मुझे? तेरे बेड में भी गया। और वो इतना बदमाश है, मुझसे 1 साल छोटा है वो। कहता मुझे दिख गया था कि आज तेरा ये लेवर है, अगर तुझे मैं बता देता बच्चू तू कुछ ना कुछ चेंज करवा लेता। तो जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ भी होना चाहिए। और मैंने उसे बोला मजाक मत कर, सच्ची में। कह रहा हाँ मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में। तो मैंने कहा तूने उस दिन क्या किया था? तो कहता उस दिन तेरा फोन नहीं लग रहा था तो मैंने दूसरे दोस्त को फोन किया था। तो वो तो उस दिन बात करके सो गया। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी और देर तक बेड से नीचे नॉक 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 होती रही। मैं दूर जाके सबसे कोने वाली जो जगह है वहां पर सीट पर बैठ के और धीरे से बेड के नीचे झांक के, सीधे तो झुकना वाज नॉट अ गुड डिसीजन। मेरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो रात मैंने वापस जाके प्लेन में बिताई। मैंने कहा ऐसा है, पैक करो यहाँ से अपना सामान और लेट्स सी। प्लेन के पास हमारे एटीसी का टावर था। उस दिन रात को हमने एटीसी के साथ बड़े गप्पे मारे। मैंने कहा भाई तू तो जाग ही रहा है, चलो अपने अपने देश की कहानियां करते हैं। 4 घंटे का सवाल है, वापस जाना है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें समझ में आता है कि भगवान पे विश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। उस वक्त हमको हनुमान जी, शिव जी, सारे मंत्र याद आ जाते हैं कि भाई ऐसा है, भगवान होते हैं। अभी अभी बीच में आप जब आई डेंट वांट टू इंटरप्ट यू, जब आप बात कर रहे थे तो आपने 1000 आवर्स का मेंशन किया था कि 1000 आवर्स के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये जो 1000 आवर्स है वो ऑटो पायलट वाला टाइम मिला करके है या उसके बिना है? क्योंकि हमें जितना पता है कि आप तो टेक ऑफ करने के बाद सो जाते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे मीम्स और जोक बने हुए हैं, पर मैं वाकई में ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑटो पायलट ऐसा कोई तीसरा ऑटो पायलट नहीं है जो उन 2 पायलट के अलावा अपने आप ही जहाज़ को कहीं ले जाके अपने आप पहुंचा देता है। इट्स जस्ट अ इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेंस टू यू। कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अपने गाड़ी के अंदर जब वो लेन ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने एक लेन सेट करके दे दी, स्पीड सेट करके दे दी, अब अपने आप उस लेन को वो मेंटेन करते हुए चलता रहेगा। ऑटो पायलट भी बिल्कुल इसी तरह है कि एक सर्टेन हाइट पे आप पहुंच गए टेक ऑफ के बाद, अब आपने वो बटन दबा दिया,
उसके बाद आपको कंट्रोल्स के साथ स्ट्रगल नहीं करना। सो जाना है हाँ नहीं सोना है। क्योंकि लेओवर में तो चिंता नहीं 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 नहीं, सोना किसी को भी नहीं है, सोना सबको घर जाकर है। सोना अलाउड नहीं है। तो सब अपनी नींद पहले ही पूरी करके आएंगे कॉकपिट में, सारी की सारी आंखें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को देखेंगी और बात करेंगे एटीसी से, आराम से एयरक्राफ्ट को पहुंचाएंगे। तो ऑटो पायलट सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन लेगा जो पायलट उसको देंगे, किस हेडिंग पर मुड़ना है, किस ऑल्टीट्यूड पे जाना है, कितनी स्पीड पे रहना है और कहाँ लैंड करना है। और लैंडिंग भी पायलट ही करते हैं। ऑटो लैंड का सिस्टम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं जब विजिबिलिटी लो होती है, जब हमारी फॉग वगैरह हो जाती है, तो उसके अंदर असिस्टेंस, वो एयरपोर्ट भी इक्विप्ड होना चाहिए ऑटो लैंड के लिए। पर ऑटो लैंड के अंदर काम और बढ़ जाता है पायलट्स का, क्योंकि अब आपको ऐसा करिए कि आपने ऑटो ड्राइव वाली गाड़ी ले ली है, लेकिन अब आपको ऑटो ड्राइवर को मॉनिटर करना है कि ये रोड पे ये सब कुछ सही चल रहा है ना, क्योंकि अगर इसने कुछ गलत टर्न लिया तो यू हैव टू बी रेडी इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स टू टेक ओवर द कंट्रोल। तो ऑटो लैंड मेक्स इवन मोर मॉनिटरिंग हायर। तो उन दोनों पायलटों को और ज़्यादा ध्यान से इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लगा रहना पड़ता है। तो इट इंक्रीजेज द वर्कलोड। सो इट्स वेरी हैवी एंड अटेंशन सीकिंग प्रोग्रामिंग, जो हमको कॉकपिट के अंदर अलर्ट रहना पड़ता है। आप कहते हैं आप बात करते रहते हो एटीसी से, मतलब क्या बात करते हैं ऐसे ही? एटीसी हमें गाइड करते हैं कि बाकी ट्रैफिक से अलग रखना है, क्योंकि ऊपर तो हवा में कोई हाईवे है नहीं, तो हम हवा में ऊपर एयरवेज बोलते हैं। तो उन एयरवेज के अंदर सारी एयरक्राफ्ट्स को अपने अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऑल्टीट्यूड मेंटेन करना है, डायरेक्शन एक दूसरे को बतानी है टाइम पे कि आप इधर मुड़ जाओ, नहीं तो कोलिजन हो सकता है। हालांकि सबके अंदर सिस्टम भी होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, एंटी कोलिजन सिस्टम्स, लेकिन वो एक्टिवेट इज एन इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन कि अब तो कोलिजन होने वाला है, एक्टिवेट करना पड़ा, तो जस्ट बाल बाल बचे। तो फिर ये कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होने के बावजूद कि कोलिजन हो कैसे जाते हैं? ये अगर आप आखिरी बार सुनेंगे, कोलिजन जब हुए शुरुआत में, ये सिस्टम रेयरली अवेलेबल थे एयरक्राफ्ट के अंदर। जैसे आप अगर अभी फिलहाल में एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ दिन पहले टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे वी हर्ड ऑफ समथिंग, नहीं, वो अवॉइड हो गया था। या Like near- वो कई बार ऐसा होता है कि एक ही एयरपोर्ट पे कंटिन्यूअस 2-3 पैरेलल रनवे होते हैं और एक पर टेक ऑफ चल रहा होता है, एक पे लैंडिंग चल रही होती है। कई बार ऐसा क्लोज कॉल होता है कि इतना हैवी ट्रैफिक है कि एटीसीज मैनेज कर रहे हैं कि फटाफट फटाफट ग्राउंड पे जगह ही नहीं है पार्किंग की, फटाफट फटाफट एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराओ, लैंड कराओ, वेकेट कराओ। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती हैं कि एक्सपेक्ट किया था शायद 30 सेकंड पहले एयरक्राफ्ट को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि दोनों एयरक्राफ्ट आपस में एक दूसरे से बात कर लेती हैं, और जो आप ऑटो पायलट सिस्टम कह रहे थे वो अब एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, जो अच्छा है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, कि दोनों एयरक्राफ्ट अपने आप में बात कर कर एक दूसरे से कोलिजन अवॉइड कर लेती हैं। ये एयरक्राफ्ट कहती है मैं डिसेंड हो जाती हूँ, ये एयरक्राफ्ट कहती है मैं क्लाइम कर लेती हूँ, और दोनों का डिस्टेंस आपस में बचा लेती हूँ। पायलट को उस टाइम पे सिर्फ मॉनिटर करना है। तो हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इक्विप्ड है इस सिस्टम के साथ। सारे प्लेन्स, मोस्टली सारे प्लेन जितने भी अब आ रहे हैं, तो ये मैंडेटरी करते जा रहे हैं रेगुलेटर्स कि आप ये कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम रखिए ही रखिए, और ऑटो पायलट उस चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। तो कोलिजन जैसे ही वो आपस में एक दूसरे के 5-10 किलोमीटर पास में आएंगे, वो अलर्ट सिस्टम रेडी हो जाता है कि हम उस पॉइंट पे पहुंचने ही नहीं देंगे, एंड लास्ट 40 सेकेंड्स ऑफ कोलिजन इट टेक्स एक्शन कंप्लीटली, कि नाउ इट्स जस्ट द टाइम फॉर एक्शन। चाहे पायलट कुछ भी कर रहे हो, ऑटो पायलट कुछ और बोल रहा हो, ऑटो पायलट ऑन है, इट जस्ट एक्टिवेट्स एंड अवॉइड्स द कोलिजन। सो सौरभ, अभी मैंने सुना था कि बड़े सारे नए एयरपोर्ट भी खोले इंडियन गवर्नमेंट, एंड कई सारी नई एयरलाइंस की भी अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको क्या लगता है कि हम ग्लोबल उसमें हमारी जो एविएशन सेक्टर है वो कहाँ पर है? एंड इन फ्यूचर जो बच्चे अभी सोच रहे हैं एंड आपका पॉडकास्ट देखेंगे कि हमें भी पायलट बनना है, तो उनके लिए एज ए करियर ऑप्शन कितना अच्छा है? सर ये करियर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हम बचपन से बात करते थे ना, एक जोक बनता है कि टीचर्स हमेशा कहती थी कि क्लास के अंदर ध्यान दो, खिड़की के बाहर देखकर ज़िंदगी खराब ही होनी है। पर ये एक काम ऐसा है कि खिड़की के बाहर देख के ही ये सफलता की तरफ लेके जाता है। तो हम कॉकपिट से बाहर ही देखते रहते हैं। उसी तरह एविएशन, आई थिंक, चाहे कोई भी सिचुएशन आई, कोविड भी आया, लोगों को लगा कि दुनिया थम जाएगी, पर आई थिंक टुडे टेक्नोलॉजी की वजह से जितना आसान हो गया है ट्रैवल करना, और लोग चाहते भी हैं टू सी अराउंड द ग्लोब कैसे कैसे कल्चर्स हैं, कैसे कैसे कंट्रीज़ हैं,
तो ये स्कोप बढ़ता ही जाएगा। और वन ऑफ द प्रोफेशनल थोड़ा हटके एक ऐसा सेक्टर है ये, जिसके अंदर बाकी कोर्सेज की तरह 5 या 10 साल आपको कंप्लीट करने में नहीं लगते। इसकी रिक्वायरमेंट ही आपकी 12th क्लास के कुछ बाद को लग जाती है और उनका हम बात नहीं करेंगे। वो फिर कहीं दूसरी जगह पे पायलट कर रहे होते हैं। हाँ, वो स्पेशल पावर लेके आए हैं वो। तो उसके हिसाब से अगर कोई देखे, वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो है ही, पर जिस तरह से ये कंप्लीट भी होता है कोर्स, वेरी वेरी क्विक प्रोफेशनल कोर्स। हालांकि उतना ही इनपुट इसमें लग जाता है जितना बाकी कोर्सेज में 8-10 साल में जो फीस लगती है 5 साल में, ये उतना ही 8-10 महीने के अंदर फीस स्ट्रक्चर बना के। बट इट्स अ ग्रेट, वो जितनी एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर हमारे देश ने किए हैं और बाकी, हालांकि अभी वॉर की वजह से थोड़ा सा थम गया है मामला कि मिडल ईस्ट और बाकी जगह, that's a, बट अगेन इट्स टेम्पररी स्ट्रक्चर, इट विल ग्रो। if you have to put a fees broadly, बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी आई एम श्योर देख रहे होंगे, इफ यू हैव टू पुट अ फीस की अगर माँ बाप इतना पैसा जोड़ ले तो कितने फीस के अंदर लाइसेंस मिल सकता है सर मैं मेहनती लड़के के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मेहनती लड़का। और अब तो कई सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं कि पहले हमारे टाइम पे जैसे 50 घंटे फ्लाइंग करनी ही पड़ती थी, तो उसके पैसे लगेंगे ही लगेंगे। और उस टाइम पे फीस कुछ होती थी 10,000 रुपये पर घंटा, और उसके बाद ही एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन हमारे देश में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, वो ये कि अब फ्लाइंग करने से पहले ही बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, तो वो पहले फ्लाइंग करे ही ना। पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है, उनको बोल दें कि पहले एग्ज़ाम पास करो। इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट द एग्ज़ाम सब में 70% स्कोर करके, एंड यू कैन जस्ट प्रूव योर सेल्फ कि हाँ मैं कर लूँगा, फिर आप फ्लाइंग के लिए जाओ। क्योंकि असली जो एक्सपेंस आता है वो फ्लाइंग आवर्स का आता है। लगभग कितना आ जाएगा अभी? आजकल के टाइम में 1 घंटे की फ्लाइंग लगभग 18,000 रुपये घंटे फ्लाइंग स्कूल में इंडिया में चल रही है। तो अगर आप 18,000 रुपये घंटे 200 घंटे करने पड़ते हैं, तो लगभग 36 लाख रुपए तो सिर्फ फ्लाइंग फ्लाइंग के चले। के एक्सपीरियंस में लगेंगे। उसके साथ कुछ मल्टी इंजन एयरलाइन में फ्लाइंग भी करनी पड़ती है, मल्टी इंजन 15 से 20 घंटे। तो मोटा मोटा अगर सब कुछ लगाया जाए 1 साल का कोर्स, तो 50 लाख रुपीज़ तो मोटा मोटा कुछ चाहिए। आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, पायलट बनने के लिए 1 साल में। और थोड़ा सा प्राइस वेरिएंस होता है अगर कोई बाहर जाए कंट्री से। एंड साइंस एंड मैथ्स? साइंस एंड मैथ इज कंपलसरी, यस, फिजिक्स एंड मैथ इज एक्चुअली कंपलसरी। पर आई थिंक कुछ साल पहले मैंने कोई रूल पढ़ा था, आई थिंक दे आर डूइंग अवे विद इट, कि आपको सिर्फ मैथ्स चाहिए, प्रोबेबली साइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स वाले हैं, दे कैन डू इट फॉर फ्रॉम ओपन ऑल्सो। यस, तो ओपन से 12वीं के बाद वो पैरेलली ओके, आप फिजिक्स का और उसका मैथ का एग्जाम दे तो दीजिए। ग्रेजुएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं की है? रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप बेसिकली ग्रेजुएट? अब नहीं पूछूंगा मैं, कैमरा इंजीनियर हैं। सॉरी, आई मिस दैट। मेरे भी फादर साहब ने मेरे को बोल दिया था कि पहले ग्रेजुएशन करेगा। So, what a wonderful interaction, Saurabh. So, जाते जाते any advice or any message for the audience? एडवाइस तो कुछ नहीं, पर आई थिंक मैं एक मैसेज सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने जो एविएशन कोलीग्स भी हैं जो फ्यूचर में पायलट बनना चाहते हैं, कि जितनी दुनिया मैंने घूमी है ना, मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हम पायलट अपने आप को जैसे भी रील्स में या उसमें देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन द मोमेंट हम यूनिफॉर्म पहनकर, या अगर हम हटा लें यूनिफॉर्म में भी ना हो, तो जैसे ही हम अपने देश का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, हम इमिग्रेशन क्रॉस करके दूसरे दूसरे देशों में जाते हैं, वी आर द फ्लैग बेरर्स ऑफ आवर कंट्री, आवर नेशन। और आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा कि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। कि हम जैसे भी बिहेव करते हैं दूसरे देश में जाके, जैसे भी हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो सीधे रिफ्लेक्ट करता है हमारे नेशन की तरफ। तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ वी गो एंड इंटरेक्ट एंड बिहेव इन अदर कंट्रीज, क्योंकि वही चीज़ हमारे राष्ट्र को उनकी नज़रों में उठाएगी। और हम बहुत अच्छे देश में पैदा हुए हैं, ऐसा हमारा राष्ट्र है। और जब से पिछले 10 सालों से मैं जो चेंजेस देख रहा हूँ, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अस। जो ग्रोथ हमारे देश ने दिखाई है, इट्स अमेजिंग। तो इनफैक्ट मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इंटरनेशनली उस पर इंटरनेशनल रूट पर फ्लाई कर रहे हो, एंड एज ए पैसेंजर, जैसे मैं जब भी गया बाहर, तो मैं देखता था कि अगर मैं किसी दूसरी कंट्री की एयरलाइन से फ्लाई कर रहा हूँ एंड उनका जो क्रू है या जो बाकी मेंबर्स हैं किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, एंड देन इट स्टार्ट्स, यू आर
आप एक इमेज बनाना शुरू कर देते हो उस कंट्री के बारे में भी कि Correct, यहाँ के लोगों correct. का एटीट्यूड ऐसा है या Yes. यहाँ के लोग इस तरह के हैं, Yes. तो शायद जो एयरलाइन का जो स्टाफ है, हम्म, कैप्टन्स एंड क्रू, हम्म, वो पहले मेंबर्स होते हैं किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर कोई इंग्लैंड से उठकर और दिल्ली लेकर आप आ रहे हो, तो आप पहले लोग हो जिनके साथ वो मिलाप कर रहा है, Correct. एंड जिस तरह से आप बिहेव करोगे Yep. शायद उसको वही इमेज कैरी करेगा वो। Correct, correct. Yeah. तो ये जो हमारी जिस तरह से चाहे जेनजी बोल लीजिए, बहुत ही समझदार, बहुत ही स्मार्ट जनरेशन है, उनको सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा दैट कि नेशन फर्स्ट। आप कुछ भी करिए, आप पार्टी करिए, कोई भी ग्लैमर है, कुछ भी है, जैसा भी है, बट हमेशा याद अपने दिल में रखिए कि आप अब सिर्फ अपनी फैमिली को या फिर अपने स्टेट को नहीं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो मेक इट द बेस्ट पॉसिबल यूसेज ऑफ दैट पोजीशन। और एक आखिरी लाइन मैं शायद आप लोगों के साथ जो पहले बोल रहा था मैं, कि पायलट की दुनिया शायद एक ऐसी उसको फीलिंग दे जाती है जहाँ पे वो हर चीज़ अपने साथ कॉकपिट में लेके जा रहा है, और कभी भी दिन हो चाहे रात, छुट्टी हो चाहे उस दिन पब्लिक हॉलीडे हो, उसका कोई वर्क वो नहीं है, उसका ऑफिस उसकी कॉकपिट है। और हम पायलट के अंदर एक बड़ी अच्छी एक लाइन है जो हम कहते हैं दैट आई कैरी माई हेवन विद मी, कि फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कुछ भी या पीछे घर पे कुछ भी चल रहा है, वेर एवर आई एम इट्स माई हेवन, so I will perform my duty completely. अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो So, मच, रियली thank एंजॉय। you. हंस हंस के Big thank you from your side. आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, मेरी सारी मेमोरी वापस रिस्टोर हो गई। इनफैक्ट अभी ऑन ए सीरियस टोन जब आप बात कर रहे थे यूनिफॉर्म उतार के, तो मुझे वही बॉक्सर वाले याद आ रहे थे। इनफैक्ट शायद बेनीवाल सर भी देखेंगे तो उनको अपनी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो एडवेंचर के बिना तो क्या ही जिंदगी, बस जिंदगी में ये अपने आप ढूंढ के लेके आने पड़ते हैं, हंसी मजाक के। थैंक यू सौरभ। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट मीटिंग टू यू अगेन। थैंक यू, जय हिंद, जय